प्यारे विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं होम साइंस यानी गृह विज्ञान का क्वेश्चन पेपर का पूरा सॉल्यूशन। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा कमेंट किए, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करी कि गृह विज्ञान का सॉल्यूशन बनाया जाए। इसी तरह से अगर आप रिक्वेस्ट करते हैं अपने दूसरे सब्जेक्ट्स के भी, तो उनके भी सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। और इसी वीडियो के एंड में आप बिल्कुल भी स्किप मत करना, एंड में आपको प्लेलिस्ट मिलेगी जिसके अंदर आपके सारे सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं, जिसमें आपका साइंस, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट को सॉल्व कर दिया गया है। तो गृह विज्ञान के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, और आप अपना कमेंट जो है इसी तरह से जारी रखें। और जो आपका ये मॉडल पेपर है, ये आपके बोर्ड द्वारा जारी किया गया है, जिसके सॉल्यूशंस की आप बात कर रहे थे। तो यहाँ पे जो हम सॉल्यूशन बता रहे हैं आपको समझ लेना। और इसी तरह का जो है आपको पेपर देखने को मिलेगा, मतलब यही पैटर्न रहेगा। क्वेश्चन इसमें से भी आ सकते हैं और बाहर से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन पैटर्न जो है आपको देखने को स्टार्टिंग में जिस तरह से यहाँ पे आपको 20 क्वेश्चन अगर एमसीक्यू पूछे गए हैं, तो 20 क्वेश्चन आपको एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लू लगने पर क्या देना चाहिए? तो आप सभी को पता है कि आम का पन्ना यूज किया जाता है, तो यहाँ पे का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम ऑप्शन सारे नहीं पढ़ेंगे, हम केवल राइट आंसर्स की बात करेंगे। रक्त के निर्माण के लिए आवश्यक होता है, तो रक्त के लिए हमेशा फॉलिक एसिड यानी कि लोह तत्वों की आवश्यकता होती है। ये पेपर आपका हिंदी वर्जन में ही था, तो इसको हमने हिंदी में सॉल्व किया है। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, तो ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। वस्त्र आवश्यकता है, किसकी आवश्यकता है? तो ये अनिवार्य आवश्यकता है, इसका होना ही जरूरी है। ठीक है ना, बिल्कुल अनिवार्य है, मतलब इसके बिना काम नहीं चलेगा। उसके बाद में ड्रा शीट होती है। ड्रा शीट क्या होती है? छोटी सफ़ेद सूती चादर जो है, उसको बोलते हैं ड्रा शीट। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पुस्तक लेखन से प्राप्त होने वाले धन को कहते हैं। तो हम जब पुस्तक से कोई चीज़ प्राप्त करते हैं यानी धन प्राप्त करते हैं, तो उसे हम रॉयल्टी कहते हैं। ठीक है, उस पुस्तक के एवज में जो है, प्रकाशन के एवज में हमें मिलती है। WHO संगठन का संबंध जो है वो किससे है? आप अच्छी तरह से जानते हैं। W का मतलब होता है वर्ल्ड, H का मतलब हेल्थ, और O का मतलब ऑर्गेनाइजेशन, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। कोरोना काल में बहुत बार आपने इसका नाम सुना होगा। विश्व के स्वास्थ्य से जो है इसका अभिप्राय है, ये पूरे विश्व का स्वास्थ्य देखता है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें परिचारिका को रोगी के साथ व्यवहार करना चाहिए, यानी कि परिचारिका यानी कि जो उसका इलाज करता है, उसको कैसा व्यवहार करना चाहिए? तो सहानुभूति पूर्वक जो है व्यवहार करें। ठीक है, नहीं तो रोगी भाग जाएगा उसके पास से, अगर अच्छी से बातें नहीं करोगे तो। और यहाँ पे गृह व्यवस्था के साधन हैं। तो गृह व्यवस्था में देखो, भौतिक, मानवीय और सार्वजनिक, सारे के सारे साधन आते हैं, तो इसमें तीनों जो है आपका आंसर आ जाएगा। त्रिफला गुणकारी है, तो त्रिफला का जो यूज़ किया जाता है वो पेट से जुड़ी समस्याओं के लिए किया जाता है। तो पेट में केवल आपका कब्ज जो है यहाँ पे दिया गया ऑप्शन, तो इसको हम सही कर देंगे। उसके बाद में है छपाई के और इसके अलावा त्रिफला का जो है आंख की रोशनी के लिए भी किया जाता है, लेकिन वो यहाँ पे आपका ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। छपाई के बड़े पैटर्न शोभा देते हैं। तो छपाई जिसमें बड़ी होगी उसके पैटर्न जो है लंबी महिलाओं को शोभा देंगे। उसके बाद नीचे देखें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य व्यवस्था को संतुलित करने के कारक हैं। तो कार्य व्यवस्था को संतुलित करने के लिए परिवार का आय भी है, आपसी सहयोग भी है, और कार्य का विभाजन भी है। अगर ये तीनों चीज़ें नहीं होगा तो कार्य सुव्यवस्था से नहीं चलेगा। तो उपयुक्त सभी चीज़ें आ जाएंगी। किसके काटने पर रोगी को जो है पानी से डर लगता है? तो जो रेबीज रोग होता है ना, उसकी वजह से रोगी को पानी से डर लगता है, और रेबीज रोग जो है वो कुत्ते के काटने से होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नायलॉन वस्त्र आरामदायक है। तो नायलॉन जो है ये कब आरामदायक होता है? जब आपका बरसात होती है उस सीजन में। नायलॉन की छतरी होती है, आपके रेनकोट जो होते हैं वो नायलॉन के ही होते हैं। बाकी कभी भी इन सभी मौसमों में जो है नायलॉन के वस्त्र नहीं उपयोग किए जाते हैं। उसके अलावा मनुष्य के लार में पाया जाता है, तो टाइलिन नामक जो है एंजाइम पाया जाता है, जो हमारे खाने को पचाने और साथ साथ में निगलने में मदद करता है, चिपचिपा बना देता है। उसके अलावा रोगी के कमरे उचित व्यवस्था होनी चाहिए। तो रोगी के कमरे में कैसी उचित व्यवस्था होनी चाहिए? तो वहाँ पे सफाई भी होनी चाहिए, प्रकाश भी होना चाहिए, और ये यहाँ पे जो संकल्प है, ये ऑप्शन ने थोड़ा सा अलग ही दे दिया है। बाकी आपका ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, ये संकल्प ऑप्शन जो है ये थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है। बाकी यहाँ पे संकल्प की जगह दूसरा ऑप्शन आना चाहिए। बाकी यहाँ पर देखा जाए तो सफाई भी होनी चाहिए, प्रकाश भी होना चाहिए। अगर दो चीज़ें हैं तो यहाँ पे हमारे लिए सभी इंपॉर्टेंट है, सफाई भी होनी चाहिए और प्रकाश भी होना चाहिए। ग्रीष्म ऋतु के लिए सबसे उपयोगी है, क्या उपयोगी है? तो आपको सभी को पता है, गर्मियों के लिए हमें सूती वस्त्र पहनने की सलाह दी जाती है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आपका जो है शुद्ध वायु में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा है। तो देखिए, सबसे ज़्यादा अगर नाइट्रोजन पूरे वायुमंडल में उपस्थित है, यानी 78%, बहुत ज़्यादा। ठीक है ना,
ध्यान रखना है आपको। इसके बाद में है आपका प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स में होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, तो उसमें रुई और पट्टियाँ होनी चाहिए, कैंची और चिमटी भी होनी चाहिए और दवाइयाँ भी होनी चाहिए। प्राथमिक उपचार के लिए जो जो चीज़ें आवश्यक हैं वो होनी चाहिए, तो उपरोक्त सभी आ जाएगा। उसके बाद में है दूध से दही जमने में कौन सा एंजाइम कार्य करता है, तो रेनिन नाम का जो है एंजाइम है वो काम करता है दूध से दही बनाने में। और लैक्टोबैसिलस नामक एक वायरस जो कह सकते हैं जीवाणु, वायरस नहीं बोलेंगे, वायरस तो खतरनाक होता है, जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया जो है वो काम करता है। तो उपरोक्त सभी ना करके आप केवल रैनिन कर देंगे। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर जो है आपका खंड ब शुरू होता है और दो दो अंकों के प्रश्न जो है आपको 6 करने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 21 से 26 अति लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर जो है 25 शब्दों में जो है आपको देना है। जरूरी नहीं होता 25 शब्द ही लिखें, आप 20 भी लिख सकते हैं और 30 भी लिख सकते हैं। 5-7 शब्दों को ऊपर नीचे किया जा सकता है, क्योंकि क्वेश्चन के आंसर उसके हिसाब से ही डिपेंड करते हैं। संक्रामक रोग किसे कहते हैं, संक्रामक रोग वो सारे रोग होते हैं जो किसी ना किसी रोग कारकों के कारण होते हैं और दूसरे तक भी जो है वो फैल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए संक्रामक रोग का तात्पर्य ऐसे रोगों से है जो किसी ना किसी रोग जनित कारकों यानी रोगाणुओं से, जिसको हम प्रोटोजोआ, ईस्ट, बैक्टीरिया या वायरस बोल सकते हैं, इसकी इन सभी की मदद से या इन सभी के कारणों की वजह से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, उसे संक्रमित कर देते हैं। तो उसी को हम संक्रमित रोग या संक्रामक रोग कहते हैं, जो एक दूसरे से फैले। अगर आप सिंपली डेफिनेशन लिखना चाहें तो मैं और भी आपको इजी कर देता हूँ। संक्रामक रोग वो रोग होते हैं जो एक मनुष्य से बिना टच किए हुए दूसरे मनुष्य तक फैल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके जो मलेरिया है, टाइफाइड है, चेचक है, इन्फ्लुएंजा आदि हैं, ये संक्रामक रोगों के उदाहरण हैं। और इनके जो है ये दूसरे एक से दूसरे में भी फैल सकते हैं, सारे नहीं लेकिन कुछ कुछ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। जैसे चेचक है आपका, जिसको हम माता बोलते हैं, अगर आप उस रोगी के पास ज़्यादा जाते हैं जिसको है तो उसके थ्रू आपको भी फैल सकता है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें होती हैं, आपको अच्छी तरह पता है। 21 नंबर क्वेश्चन हो चुका, 22 नंबर पे आते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा पेपर आपका और काफ़ी यहाँ पे आपको हेल्प मिलने वाली है। ऑलरेडी आपके सारे सब्जेक्ट्स सॉल्यूशन करा दिए गए हैं, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस को आप कवर कर सकते हैं। अपने कमेंट को जारी रखिए, मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर करिए। एक क्लास के 40 स्टूडेंट है तो 40 के 40 कमेंट करिए, ताकि आपके सॉल्यूशंस और भी बेहतरीन तरीके से सारे प्रोवाइड कर देंगे, अगर आपका कमेंट बढ़िया तरीके से आया हमारे पास, रिक्वेस्ट अच्छी आई तो। जैसे कि आपने होम साइंस के लिए सबसे ज़्यादा गर्ल्स ने जो है सपोर्ट दिखाया, सबसे ज़्यादा गर्ल्स ने डिमांड किया सर हमें होम साइंस का सोल्यूशन चाहिए, और आपके जो इतना प्यार मोहब्बत से इतने सारे कमेंट आए तो हमें इस मजबूरी में इसको सॉल्व करना पड़ा। तो इसी तरह से आप लोगों के कमेंट ही हमें जो है प्रोत्साहित करते हैं और हमें मजबूर करते हैं कि आपके लिए सॉल्यूशंस को बनाया जाए। तो यहाँ पर जो है 2 घरेलू औषधियों के नाम और उनके उपयोग बताना है। तो घरेलू आपके किचन में जो चीज़ है, अदरक एक और एक पुदीना, ये 2 चीज़ें आसानी से आप समझते हैं। रोजीना आप जो है अदरक तो यूज़ करते होंगे, पुदीना तो आपका गर्मियों में आप शुरू हो चुकी हैं तो आपको देखने को मिलेगा गन्ने के जूस के साथ में। तो देखिए सबसे पहले अदरक जो है सर्दी के मौसम में खांसी जुकाम ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। उसके अलावा जो पुदीना जो है ये आपको दर्द से राहत करने के लिए, गठिया से राहत देने के लिए, और उसके अलावा जो है आपको डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए भी उपयोग किया जाता है। तो आप इस तरह से प्यार भरे लैंग्वेज में आप आंसर देंगे। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन है पारिवारिक आय के प्रकार लिखने हैं। तो पारिवारिक आय के जो है 2 प्रकार होते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रत्यक्ष, ठीक है। प्रत्यक्ष मतलब जो बिल्कुल सामने होता है, और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष मतलब जिसका हम सभी को नहीं देख पाते हैं या सबको नहीं पता होता है। तो प्रत्यक्ष आय क्या होता है, प्रत्यक्ष आय उस आय को कहते हैं जो परिवार के मुखिया तथा अन्य सदस्यों को उनके अपने अपने व्यवसायों के माध्यम से प्राप्त होता है। यानी कि आपके पिताजी या मम्मी या भाई या बहन जो भी नौकरी करते हैं तो उनको जो आय मिलती है उसको हम बोलेंगे प्रत्यक्ष आय, ठीक है, बस सिंपल है। और इसके अलावा जो 2 अप्रत्यक्ष आय है, वो जो है आय आपका उन सुविधाओं से है जो वेतन आदि के अतिरिक्त उपलब्ध होती है। यानी कि आपने किसी को पैसा दे रखा होगा और उसके बदले में आपको जो है छोटा सा क्या मिल रहा होगा, ब्याज मिल रही होगी, तो वो आपका अप्रत्यक्ष आय हो गया। इस तरह से आप समझ सकते हैं इस बात को। तो ठीक है, अप्रत्यक्ष धन के रूप में जो है ये नहीं, अप्रत्यक्ष आय जो है ये धन के रूप में नहीं होती है, ठीक है ना। धन के रूप में एक्चुअली की मतलब धन का रूप ही होती है, लेकिन उसके रूप में इसको काउंट नहीं किया जाता। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 24 नंबर, पुरुषों के लिए कैसे कपड़ों का चुनाव करना चाहिए। तो देखिए पुरुषों को ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जो उनके ऊपर जो है अच्छे से फिट हो जाए।
उसके अलावा जो है उनके कपड़े कैसे होने चाहिए, साफ़ सुथरे और मेंटेन रूप से होने चाहिए, अच्छे से मतलब प्रेसिंग वगैरह सब कुछ अच्छी होनी चाहिए। हमेशा सिंपल और साफ़ सुथरे कपड़े पहने, ज़्यादा चटक मटक ना पहन करके कार्टून ना बने। और उसके अलावा जो है अगर आपको पता होगा कि आप पर किस रंग के जो है कपड़े सूट करते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो है वो आपको ज़्यादा अच्छे लगेंगे और दूसरों को भी ज़्यादा अच्छे लगेंगे। तो अपने कपड़ों की पहचान भी हमें होनी चाहिए। 25 नंबर जो क्वेश्चन है, ऊर्जा प्राप्ति के लिए किस प्रकार का भोजन चाहिए। देखो भोजन तो सारे ही ऊर्जा देते हैं, लेकिन कई लोगों में कुछ कमियां होती हैं, जिसके लिए स्पेशल भोजन जो है डॉक्टर बोलते हैं कि आप ये खाओ वो खाओ, तो वो चीज़ अलग है। लेकिन ऊर्जा प्राप्ति हर भोजन से होता है, तो जिसमें हमारे सारे अनाज आ जाते हैं, जिसमें गेहूँ चावल आदि जिसको आप रोजीना सेवन करते हैं। उसके अलावा आलू है, शकरकंद हैं, दालें हैं, गुड़ चीनी मीठे चीज़ें आप सेवन करते हैं, मेवे वगैरह तो चलो तीज त्यौहार में और खीर पूड़ी में मिल जाते हैं। उसके अलावा जो है कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं ये भी आपके काम आते हैं। तो ये सारे के सारे जो चीज़ें हैं, सबसे ज़्यादा जो है आपकी ऊर्जा होती है कार्बोहाइड्रेट्स में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपका। तो ये चीज़ें आप आसानी से लिख पाएंगे, समझ पाए होंगे। मैं आपसे आपकी लैंग्वेज में आपका दोस्त के नाते बात कर रहा हूँ, ताकि आपको क्वेश्चंस के आंसर्स को बढ़िया तरीके से समझा पाऊँ। उसके अलावा जो है 26 नंबर, रोगी के कपड़ों की सफाई कैसे करेंगे। तो रोगी के कपड़े की, देखो आप रोगी हो, मैं रोगी हूँ, कोई भी रोगी हो सकता है, तो उसके कपड़ों की सफाई हमें अच्छे से करना होगा, ताकि उसमें जो इन्फेक्शंस हैं ड्यूरिंग द डॉक्टर के आने से, नर्स के छूने से और भी बहुत सारी चीज़ों से, तो वो सारी चीज़ें खत्म हो जाए। यानी रोगी के कपड़े जो है सूती होने चाहिए सबसे पहली बात तो। और क्योंकि सूती वस्त्र को खोलते पानी में ना आसानी से जो है निसंक्रमित किया जा सकता है, यानी कि उसमें जो संक्रमण है, उसमें जो बैक्टीरिया वगैरह हैं, वो सारे के सारे खोलते हुए पानी में डालोगे तो वो कपड़ा ना सिकुड़ेगा ना जलेगा, ठीक है। तो कपड़ों की सफाई जो है स्टार्च आदि गुणवत्ता के डिटर्जेंट का प्रयोग करके भी कर सकते हैं। डेटोल भी एक अच्छा माध्यम होता है, आपको अच्छी तरह पता है कि हम लोग कई चीज़ों में डेटोल डाल करके साफ करते हैं। तो ये जो है डेटोल एक अच्छा कीटनाशक है। तो इस तरह से आप अपने लैंग्वेज में बढ़िया तरीके से लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है किताबी कीड़ा बनना और किताबी लैंग्वेज लिखने की आवश्यकता नहीं है। एग्जामिनर आपको मार्क्स देंगे अगर आप एग्जामिनर को समझा पाते हैं कि आपने लिखा क्या है। लिखने का तरीका सही होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। स्पेलिंग मिस्टेक यानी कि जो मात्राएं हैं वो नहीं होनी चाहिए। हम लोग तो चलो टाइप करते हैं, टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, लेकिन आपको जब लिखना है तो ये भी ध्यान रखना है। और जब भी आप अक्षरों को लिखें, वर्ड्स को लिखें, तो थोड़ा दूर दूर लिखें, ताकि अगर आपकी राइटिंग ख़राब भी है तो एग्जामिनर पढ़ने में उसको समझ पाए। सबसे पहली बात है, आपको ध्यान रखना है कि आपका जो भी राइटिंग हो, जैसा भी राइटिंग हो, जमाने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिलता कि आप अपनी राइटिंग को जमा के लिखो, क्योंकि उसको जमा के लिखने पे अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो एग्जामिनर 6 नंबर नहीं देगा। समझ में आई बात? दोबारा बोल रहा हूँ, अगर वो क्वेश्चन है 2 नंबर का है और आपने वो सही लिखा है, चाहे आपने गंदी राइटिंग लिखी है, भले ही उसको एग्जामिनर को समझ में आ रहा है, तो वो आपको 2 नंबर दे देगा। लेकिन उसको जमा करके अगर प्रिंटेड वाला मैं बढ़िया से सजा के लिखूं और टाइम खराब करूं उसमें, और 2 नंबर की जगह 3 नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि ये रूल नहीं है। 2 नंबर का ही 2 नंबर ही मिलेगा, चाहे आप अच्छा लिखो, बहुत अच्छा लिखो, उससे भी अच्छा लिखो या बेहतरीन लिखो, ठीक है। लेकिन एग्जामिनर को समझ में आना चाहिए कि आपने लिखा क्या है। जैसे अभी खोलते लिखा है ना, तो उसको खोलते पढ़ना आना चाहिए, खुलते पढ़ना हुआ नहीं समझ में आना चाहिए। ये बात आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। गृह परिचारिका के 4 महत्वपूर्ण गुणों का वर्णन आपको करना है, या फिर रोगी के विस्तर की क्या विशेषताएं होनी चाहिए, ये भी आपको बताना है। तो दोनों क्वेश्चन को देखते हैं और आपके एग्जाम में पूर्ण मदद करने के लिए हम सुचारू रूप से बने रहेंगे, अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा और आप लोगों का कमेंट बढ़िया तरीके से आता रहा। हमारा पूरे हिंदुस्तान का सोल्यूशन बनाते हैं, ऐसा कोई पेपर नहीं है जिसका सोल्यूशन हम ना बनाते हों। लेकिन उसके लिए आप लोगों को कमेंट करना होगा। कमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही बताता है कि आपको उस पेपर की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। तो यहाँ पर जो है आप लोगों ने पिछले 15 दिन से मेरे को होम साइंस के लिए बहुत सारे कमेंट किए हैं, और देखा कि मैंने कमेंट का मात्रा बहुत ज़्यादा है, यानी बच्चों को वाकई में इसकी आवश्यकता है, इसलिए हमने इसका सोल्यूशन बना दिया। इसी तरह से अगर आप कोई भी सब्जेक्ट का सोल्यूशन चाहते हैं, लेकिन कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और कमेंट तभी ज़्यादा हो पाएंगे जब अपने दोस्तों के साथ में आप शेयर करेंगे, चाहे आप व्हाट्सएप से करें, फेसबुक से करें, कोई सी मीडिया जो आप टेलीग्राम वगैरह यूज़ करते हैं उससे करें। अपने दोस्तों को बताएं बोल करके, सर ये वाला सर का चैनल है और इस पर आपको सारे सोल्यूशंस मिलेंगे। अगर आपको कोई दिक्कत होती है, कोई लिंक या कोई वीडियो नहीं मिलता, कोई सब्जेक्ट का सोल्यूशन नहीं मिलता, तो उसके लिए भी कमेंट करें। आपको लिंक जो है डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया जाएगा। और बाकी आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ध्यान रखना है, और आपके जो एग्जाम पेपर्स हैं, जो अभी आप फाइनल एग्जाम देंगे, तो उन पेपर्स को अगर आप भेजना चाहते हैं सोल्यूशन के लिए, कि उनके भी सोल्यूशन हम करा देंगे। अगर आप चाहते हैं आपके वार्षिक परीक्षाओं के पेपर को भी सॉल्व कर दिया जाए, तो उसकी पीडीएफ बना करके जब आपका एग्जाम हो जाएगा, तो उसके जस्ट बाद में यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है नंबर, व्हाट्सएप का नंबर देख रहे हैं आप, इस नंबर पे जो है सेंड कर सकते हैं। ध्यान रखें, इस नंबर पे कॉल या मैसेज
ना करें। केवल और केवल आप अपने एग्जाम पेपर्स का सॉल्यूशन अगर चाहते हैं तो अपने वार्षिक पेपर इस नंबर पे बिल्कुल साफ पीडीएफ बना करके भेज सकते हैं। बिल्कुल साफ पीडीएफ बना करके, साथ ही साथ अपना नाम लिखना चाहें तो ठीक है, नहीं लिखेंगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन अपना जिला या फिर जो बोर्ड है आपका यूपी बोर्ड है तो यूपी बोर्ड जरूर लिखेंगे। 9th क्लास लिखने की आवश्यकता नहीं भी है क्योंकि वो पेपर में लिखा रहता है, और फिर भी आप लिख देंगे तो हमें भी अच्छा रहता है कि हाँ बच्चे 9th क्लास के बच्चे ने भेजा, क्योंकि हमारे पास 9th 10th 11th 12th सभी बच्चे क्वेश्चन पेपर्स भेजते हैं, जिनको जिसकी आवश्यकता होती है उसके हम सॉल्यूशंस कर देते हैं। डिपेंड करता है कि आप लोगों ने वो पेपर कितना साफ भेजा है। पेपर अपना हमेशा साफ भेजना, जैसे आप ये पेपर देख रहे हैं ये साफ है, तो इसी तरह से आपको साफ भेजना है। इससे थोड़ा बहुत कम भी चल जाएगा लेकिन साफ होना चाहिए, फटा हुआ मुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। 27 नंबर जो क्वेश्चन है, गृह परिचारिका के 4 महत्वपूर्ण गुणों का वर्णन आपको करना है और रोगी के बिस्तर की जो है क्या विशेषताएं होनी चाहिए ये बतानी है। तो मैंने पहले ही बताया है और इसको भी और ध्यान रखना है, जितने पॉइंट्स अगर 4 नंबर है तो कम से कम 4 पॉइंट जो है गुणों को, अगर विशेषता बतानी है, गुण बताने हैं, दोष बताने हैं, तो कम से कम 4 पॉइंट आपको लिखने हैं। ठीक है, तो गृह परिचारिका जो ग्रह पे आपका उपचार करेंगे तो उनका क्या गुण होना चाहिए, तो गृह परिचारिका यानी नर्स बोल सकते हैं, तो उसमें क्या होना चाहिए, उसमें विनम्र, दयालु, हंसमुख स्वभाव होना चाहिए। ठीक है, दूसरा है उसके अंदर धैर्य होना चाहिए। वो नहीं कि रोगी को देख करके चिड़चिड़ापन हो जाए या फिर डांट दे, धमका दे, गलत बोल दे, ऐसा नहीं है। उसके अलावा प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान होना आवश्यक है, यानी कि प्राइमरी जो हमारी किट होती है, मेडिकल किट, जिसमें रुई का और जो दवाइयाँ वगैरह, कैंची वगैरह होती हैं, उसमें वो चीज़ें हमको समझ में आनी चाहिए। वो प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान होना अनिवार्य है, आपको भी और हमारे को भी, सभी को। जरूरी नहीं है उसके लिए नर्स की पढ़ाई करें। हमें पता होना चाहिए कि हमारे को कट गया तो हमें डेटोल और रुई वगैरह कहाँ कहाँ से कैसे कैसे यूज़ करना है, कैसे बांधना है, ज़्यादा तेज़ नहीं बांधना है, ढीला बांधना है, गर्मी में क्या करना है, कितनी देर के लिए बांधना है, ये सब चीज़ें। हर प्रकार की स्वच्छता का ध्यान आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर तरह की, मतलब बिस्तर भी साफ़ होना चाहिए, खाना भी पौष्टिक होना चाहिए, मेडिसिन समय पे लेना चाहिए, तो दवाइयों का भी उसको जो है ज्ञान होना चाहिए। तो इस तरह से ये सारे, आप इसका अथवा पार्ट बात करें ना, तो रोगी के बिस्तर की क्या विशेषताएं होनी चाहिए, तो देखिए रोगी को जो है एक लंबी अवधि बिस्तर पर लेट कर व्यतीत करना पड़ता है। यानी कि जो रोगी होता है ना, उसको काफ़ी समय तक एक बिस्तर पर लेटना पड़ता है, मजबूरी है भैया, अब रोगी है, वो सही नहीं है, बीमार है, इसीलिए बिस्तर पे लेटा हुआ है। तो अतः रोगी के जो बिस्तर है वो अत्यधिक महत्व होता है बिस्तर का, ठीक है ना, वो रोगी का जो बिस्तर है वो अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। और एक अच्छे और उपयुक्त बिस्तर की मुख्य विशेषताएं होती हैं, जिसमें से हम कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे। आपको जो पॉइंट याद हो जाते हैं उनको याद रखिए, जरूरी नहीं है सब कुछ रटना। जो चीज़ मैं बताऊंगा, अगर आप वीडियो पूरा देख रहे हैं, समझ रहे हैं ना, आपको हर चीज़ यहाँ पे याद होने वाली है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहला जो है, रोगी के अनुकूल बिस्तर से रोगी का अधिक सुविधाएं और आराम मिलता है। यानी कि रोगी को किस टाइप का बिस्तर चाहिए वो देखना है कि रोगी किस टाइप का है। मतलब समझ में आ गई आपको कि रोग कैसा है, उसके हिसाब से जो है उसका बिस्तर होना चाहिए, उसकी सुख सुविधाएं जो है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। साफ सुथरा और स्वच्छ बिस्तर हर प्रकार के रोगी के लिए लाभदायक रहता है। ठीक है, तो यानी कि हम बोल सकते हैं कि साफ सुथरा और स्वच्छ बिस्तर जो है रोगी का होना चाहिए। उसके अलावा और भी आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, बिस्तर की अधिकांश वस्तुएं जैसे कि दरी, चादर, तकिए और गिलाफ आदि जो है सूती कपड़े के होने चाहिए, ताकि उन्हें अच्छी प्रकार गर्म पानी से धो करके साफ भी किया जा सके। ठीक है, तो जो भी बिस्तर पे जो आप कपड़ा यूज़ करेंगे रोगी के लिए, या रोगी पहनने के लिए जो कपड़े यूज़ करेगा, वो सारे के सारे कितना हमारा कैसा होना चाहिए, तो सूती होने चाहिए। ध्यान रखना है आपको। लैंग्वेज आप अपनी लिख सकते हैं, मैंने कई बार बताया लैंग्वेज आप अपना यूज़ कर सकते हो, लेकिन जो उसका तरीका होना चाहिए लिखने का वो बहुत सटीक और सीधा होना चाहिए। बस ज़्यादा एक्स्ट्रा रामायण लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। हम भी पेपर चेक करते हैं, दुनिया भी पेपर चेक करती है, हमें पता है कि पैटर्न क्या होता है और कैसे आपको चेक करवाना है। तो वो चीज़ें ध्यान रखें जो हम बता रहे हैं आपको। रोगी के बिस्तर को प्रतिदिन तीव्र धूप में सुखाना चाहिए, ताकि उसको जो है उसमें जो भी आपके मॉइस्चर्स हैं और साथ साथ में जो डेवलप हो रहे हैं बैक्टीरियाज, वो उसमें से खत्म हो जाएं। और ऐसा करने से जो है खटमल आदि के भय होने का भी जो है डर वो खत्म हो जाता है। तो ये तीनों चीज़ आती हैं, लेकिन हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम केवल इतना लिख दें, रोगी के बिस्तर को प्रतिदिन धूप में सुखाना चाहिए, तो ये भी बहुत रहेगा। उसके अलावा चौथा पॉइंट आप लिख सकते हैं, समय समय पर रोगी के बिस्तर से जो है सलवटे दूर करते रहना चाहिए। यानी कि जो है, या तो आप बोल सकते हैं समय समय पे रोगी के बिस्तर को बदलते रहना चाहिए, ये भी आप लिख सकते हैं। तो दोनों चीज़ें आपके ऊपर है, आपको कौन सा याद रह जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्यक्तिगत सज्जा क्यों आवश्यक है, अथवा में कपड़े के चुनाव में रंगों का क्या महत्व है। तो सबसे पहले व्यक्तिगत सज्जा की बात करते हैं।
तो व्यक्तिगत सज्जा मनुष्य की रुचि एवं रहन सहन के स्तर की परिचायक होती है। यानी कि व्यक्तिगत सज्जा यानी कि आप कैसे अपने घर को रखते हैं, अपने समाज को या फिर अपने परिवार को या अपने कपड़े को किस तरह से रखते हैं, वही चीज़ जो है उसी रुचि को, उसी रहन सहन के स्तर को जो हम जो है क्या बोलते हैं, व्यक्तिगत सज्जा बोलते हैं। और ये हमारी पहचान बताती है कि हम कैसे इंसान हैं, हम अच्छे हैं या बुरे हैं, ये हमारी व्यक्तिगत सच्चा या हमारी रुचि जो है ये बता देती है। आपके घर में आऊँगा या फिर आपके पड़ोसी आएंगे या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स में से कोई आता है, गांव से आता है, और आप फिर अपने आपको देखता है रोजीना रूटीन में काम करते हुए कि आप कैसा काम कर रहे हो, अपने आए जूते फेंक दिए, आपने स्कूल से निकाल दिए, तो वो फिर समझ जाएगा कि ये व्यक्ति जो है सज्जा के प्रति जागरूक नहीं है, इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की चीज़ नहीं पता है, इसको रहने सहने का ढंग नहीं पता है। तो आपका जो है पूरी की पूरी परिचय वहाँ पे उसको एक ही आपके जूते से मिल जाएगी कि आप कैसे हो। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। उपयुक्त सज्जा जो मनुष्य को जो है आत्मविश्वास, सामाजिक प्रतिष्ठा, देखिए सामाजिक प्रतिष्ठा की बात आ गई कि आपको जो देख रहे हैं वो आपको कैसा सोच रहे हैं, तो वो समाज में ही आते हैं। ठीक है, तो वो आपकी प्रतिष्ठा का जो है पता चल जाता है कि आप कैसे हो, आपके आत्मविश्वास का पता चल जाता है। ठीक है, आपकी मानसिक प्रसन्नता हमेशा बनी रहेगी अगर आपका सामान अच्छी जगह रहे और आपको समय अनुसार जब आप उसको ढूंढो तो आपको मिल जाए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें आती हैं व्यक्तिगत सज्जा में। तो मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया अपने लैंग्वेज में, बाकी आप इस तरह से लिखना चाहें या बना के लिखना चाहें कोई इशू नहीं है, आपके नंबर नहीं कटेंगे, लेकिन सावधानी पूर्वक जो है व्याकरण संबंधी गलती ना करें। तो यहाँ पर जो है उसके अलावा और भी है, उसके बाहरी व्यक्तित्व को जो है आकर्षक और प्रभावशाली बनाती है। यानी कि आप अपने ड्रेस को कैसे पहनते हैं, आप कैसे रहते हैं, आप कैसे चलते हैं, आप कैसे बात करते हैं, ये सारी चीज़ें जो है आपको आकर्षक बनाती हैं, आपके व्यक्तित्व को जो है निखारती हैं, प्रभावशाली बनाती हैं। यानी कि आपका इम्पैक्ट जो है सामने वाले पे अच्छा पड़ता है। अथवा पाठ की बात करें, कपड़े के चुनाव में रंगों का क्या महत्व होता है, तो कपड़े के चुनाव में रंगों का आप खास कर जानते हैं कि रंग से अपना बचपन से लगाव होता है, तो रंगों का महत्व कपड़े हो या फिर कोई और चीज़, सभी जगह पे रंगों का महत्व होता है। उसके अलावा जो है वस्त्रों में हम बात करें तो वस्त्रों के रंगों का चयन इस प्रकार से करें कि रंगों का संयोजन जो है आध्यात्मिक दृष्टिकोण से योग्य हो, ऋतु एवं व्यक्ति के स्वभाव के अनुकूल हो तथा विशिष्ट देवता के तत्व को आकृष्ट करता हो। यानी कि वो कहते हैं ना कि ये हमारे देवता खुश होंगे, लाल पहनते हैं, कई जगह आपने सुना होगा। देखो ये तो होम साइंस है तो होम की बातें तो होंगी। तो ये ग्रह में जो है एक शांति भावना को ज़्यादा प्रोत्साहित करने के लिए, ज़्यादा बड़ा बनाने के लिए, आध्यात्मिकता यानी कि भगवान में श्रद्धा को प्रकट करने के लिए। उसके अलावा जो कौन सा मौसम है, पता चला कि आप गर्मी में स्वेटर पहन रहे हो तो वो भी बेवकूफ़ी हो जाएगी। तो इस तरह से हर चीज़ों को हम जो है वो देखेंगे, रंगों को भी देखेंगे। ऐसा नहीं कि कोई भड़कीला पहन लिया और देखा कि भैया सामने बाहर निकले गेट से और कुत्ता भौंकने लग गया या फिर सांड पीछे पड़ गया, तो ये तो कहानी गलत हो जाएगी। तो यहाँ पे कपड़ों के चुनाव में जो रंगों का बहुत ही महत्वपूर्ण है, और उसको चुनते समय जो है हम ये जरूर देखेंगे कि वो आध्यात्मिकता का प्रतीक हो या उसके अंदर आध्यात्मिक गुण हो। नहीं लिखना आता है, नहीं याद आता है, कोई बात नहीं, इसको छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ। बोल दो कि वो जो ऋतु है उस ऋतु के अनुकूल हो, व्यक्ति के स्वभाव के अनुकूल हो तथा विशिष्ट देवता के अनुकूल हो। इस तरह से लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई भी एक लाइन आदि नहीं याद होती है तो उसको ज़बरदस्ती फोर्स करके अपने दिमाग में मत घुसाना, क्योंकि उसके चक्कर में बहुत कुछ भूल जाओगे। तो आप सिंपल ही लिखें कि जो रंगों का चुनाव है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वस्त्रों के रंगों का चयन करते समय हम वस्त्रों का जो है रंग को ऋतु के अनुसार और व्यक्ति के स्वभाव के अनुसार और उसके संयोजन यानी कि उसके कल रंगों के अनुसार जो है चयन करेंगे। बस सिंपल है, इतना ही लिख दोगे। ग्रीष्म एवं शरद ऋतु में श्वेत वस्त्र सूर्य की किरणें परावर्तित करते हैं जो शरीर को ठंडा रखता है। यानी श्वेत मतलब होता है सफ़ेद। ठीक है, तो सफ़ेद वस्त्र जो होते हैं या सफ़ेद कलर जो भी होता है कभी भी आपके सूर्य की किरणें को ऑब्जर्व नहीं करता है, एब्जॉर्ब नहीं करता है। एब्जॉर्ब मतलब शोषित नहीं करता है। सफ़ेद रंग कभी भी रिफ्लेक्टर का काम करता है। रिफ्लेक्टर मतलब वो क्या है, उसके ऊपर अगर कोई रंग पड़ेगा यानी कि सूर्य की किरणें पड़ेंगी तो सूर्य की किरणें उसके अंदर एब्जॉर्ब नहीं होंगी, उसके अंदर रुकेगी नहीं, वो वापस रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो ये होता है। तो क्या मतलब कि श्वेत रंग जो है वस्त्र क्या करता है, सूर्य की किरणों को परावर्तित कर देता है। और परावर्तित करने का मतलब है कि उस सफ़ेद कपड़े के अंदर अगर हम हैं तो हमारे को थोड़ा सा ठंडक महसूस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि ग्रीष्म और शरद ऋतु दोनों में ही जो है सफ़ेद कपड़े जो है सूर्य की किरणों को परावर्तित
करते हैं। उसके अलावा जो है वर्षा ऋतु में श्वेत तथा पीले रंग जो है ये हमारे को सूट ज़्यादा करते हैं। कौन से ऋतु में? वर्षा ऋतु में। तो ये चीज़ आप लिख सकते हो। उसके अलावा जो है शिशिर ऋतु जिसको हम शीतकाल बोलते हैं, इसमें लाल, पीला अथवा काले रंग का चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि ये डार्क कलर होते हैं और डार्क कलर जो है आपको सूर्य किरणों को एब्जॉर्ब करते हैं और आपको गर्मी प्रदान करते हैं। वसंत ऋतु में जो है लाल अथवा अन्य गहरे रंग के वस्त्र पहन सकते हैं आप। शीत की ठंड से देह के जो है बाह्य रक्षण हेतु जो है काले रंग का प्रयोग करना चाहिए, जो कि मैंने अभी भी बताया कि काले रंग जो है गर्मी को एब्जॉर्ब करते हैं, यानी कि सूर्य की किरणों को पकड़ लेते हैं, निकलने नहीं देते। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। इसमें से कोई भी 4 पॉइंट आपको आसानी से जो याद होते हैं उनको याद रखेंगे। मैंने आपको सिंपलेस्ट लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की। आगे बढ़ते हैं 29 नंबर पे। गृह कार्यों की योजना बनाने से क्या लाभ हैं, अथवा में है वो आवश्यकताएं कितने प्रकार की होती हैं, तो सभी को डिस्कस करेंगे। चिंता मत करिए, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा आपके लिए, सब कुछ समझा दूंगा, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो गृह कार्य की योजना बनाने से जो है घर परिवार में समस्त कार्यों को अधिक से अधिक जो है अच्छे, नियमित और सरल ढंग से पूरा किया जा सकता है। यानी कि मैं बोलूँ कि छोटू ये काम कर लेगा और बिट्टू ये काम कर लेगा और मम्मी ये काम कर लेगी, पापा वो काम कर लेंगे, तो सारे काम जो है डिस्ट्रीब्यूट हो गए और एक ही घंटे में वो काम जो है नियमित रूप से और सरल तरीके से कंप्लीट हो जाएंगे। तो हम समझ सकते हैं कि गृह कार्य को जो है योजना बनाने से क्या लाभ हो सकता है। इसी तरह से हम गृह कार्यों को जो है योजना बना करके हम परिवार के सभी सदस्यों की विभिन्न आवश्यकताओं की जो है सुचारू रूप से उसकी पूर्ति कर सकते हैं। कि मतलब क्या क्या डिमांड है, अगर हमारे पास पूरा का पूरा प्लान है, योजना बना रखा है, तो हम सभी की आवश्यकताओं को पूर्ति करने में सफल हो सकते हैं। गृह योजना जो है, गृह कार्य योजना की स्थिति में जो है पारिवारिक कलह की भी जो है आशंका नहीं रहती। यानी कि अरे मैं क्यों करूं, उसने क्यों नहीं करा, ऐसा होता है, आपके घर में भी होता है, सब मेरे घर में भी होता है। ठीक है, मैं नहीं करूंगा, तो ये चीज़ नहीं होती है। अगर योजना बना दिया जाए तो ये चीज़ें जो है एक लड़ाई होने का, क्लेश होने का जो है घर में नहीं रहती स्थिति। और इस स्थिति में जो परिवार के सभी सदस्य जो है अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार जो है कार्य को कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये भी चीज़ हो जाती है एक, कि आपकी रुचि क्या है। तो आपने बोला कि मैं तो सुबह उठ करके झाड़ू लगा दूंगा, चलो ठीक है। तो एक ने बोला यार मेरे को झाड़ू लगाना पसंद नहीं है, मैं पोछा कर दूंगा, ये लो जी ठीक है। तो देखो रुचि के अनुसार भी हुआ और काम भी हुआ। तो ये चीज़ें हमें को समझना चाहिए। तो ठीक है, प्रश्नों को पढ़ने से ज़्यादा समझ लोगे ना, तो कभी ज़िंदगी में 4 बार रटने की और एग्ज़ाम से पहले रट रट के रात ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान से समझो, आपके घर की बातें हैं ये, और आप इसको लिखना आना चाहिए, लैंग्वेज में कन्वर्ट करना आना चाहिए बस। तो यहाँ पे जो चीज़ समझाई गई है, जो लिखी गई है, उसको मैंने आपको समझा दिया। आगे बढ़ते हैं इसके अथवा पार्ट में कि आवश्यकताएं कितने प्रकार की होती हैं, इसकी बात भी हम करते हैं। तो यहाँ पर जो है आवश्यकताएं जो है कुछ इस तरह से होती हैं कि इसमें जो है अनिवार्य आवश्यकताएं होती हैं, फिर उसके बाद में आरामदायक आवश्यकताएं होती हैं, उसमें फिर तीसरी जो है विलासात्मक आवश्यकताएं होती है। देखिए सबसे पहले अनिवार्य आवश्यकता को समझ लीजिए, याद रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो जो क्वेश्चन आप समझ चुके हैं मेरे से, वो दोबारा रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चाहे आप अदर सब्जेक्ट उठा के पढ़िए, उनको भी समझ में आ जाएगा आपको। तो अनिवार्य आवश्यकताएं क्या होती हैं? ये वो आवश्यकताएं होती हैं जिसके बिना हम रह ही नहीं सकते, इसीलिए बोलते हैं हम इसको अनिवार्य। यानी कपड़े हमारे लिए क्या है? अनिवार्य। ठीक है, तो वो हमारी आवश्यकता अनिवार्य में आते हैं। ठीक है, हमारा खाना क्या है? हमारे लिए अनिवार्य, उसके बिना हम नहीं रह सकते। ठीक है, तो इस तरह से ये अनिवार्य आवश्यकताएं कैसे हम बांट सकते हैं, अगर हम लिखना चाहें तो अनिवार्य आवश्यकताएं वो आवश्यकताएं होती हैं जिसके बिना हम नहीं रह सकते बस। इसके अलावा आप लिख सकते हो कि ये 3 प्रकार की होती हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ। बाकी मैंने यहाँ पे आंसर सारा लिखा है, आप बोर्ड वीडियो को पॉज करके दोबारा पढ़ लेना, लेकिन सुन लो जो मैं समझा रहा हूँ। मैं लिखने का तरीका बता रहा हूँ, मैं एक एग्जामिनर होने के नाते आपको बताऊंगा कि अनिवार्य आवश्यकताएं वो आवश्यकता होते हैं जिसके बिना हम नहीं रह सकते हैं, या हमारा दैनिक जीवन जो है वो चल नहीं सकता। जिसमें आती है जीवन रक्षक अनिवार्य आवश्यकताएं, जिसमें जीवन हमारी जिंदगी के लिए जरूरी है भोजन और पानी, ये 2 आवश्यकताएं जो हमारे लिए अनिवार्य हैं। समझ में आ गया? निपुणता रक्षक अनिवार्य आवश्यकताएं कौन सी होती हैं? तो इसमें देखो, भोजन और पानी तो ठीक है, लेकिन ये भोजन पानी तो गंदा नहीं होना चाहिए, खराब नहीं होना चाहिए, सड़ा नहीं होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। तो उसमें निपुणता आती है। तो निपुणता अगर आपको याद नहीं होती तो कोई बात नहीं, आप उसको रटने की जरूरत नहीं, आप ये सारे एग्जाम्पल्स लिख सकते हो बस। अनिवार्य आवश्यकताओं में भोजन है, पानी है, पौष्टिक आहार है, शिक्षा है, सुविधा है। इस तरह से आपको ध्यान रखना कि मैं क्या बता रहा हूँ। ये जरूरी नहीं है कि ये तीनों चीज़ें रटो। मैं तो यहाँ पे ये इसलिए बता रहा हूँ कि अगर जो बच्चे याद कर सकते हैं वो आसानी से ये चीज़ याद कर लें। अगर जिन बच्चों से ये तीनों पॉइंट याद नहीं रहते हैं, क्योंकि इनके नाम थोड़े से अटपटे लग रहे हैं, तो आप जो है आसानी से केवल इनके एग्जाम्पल को साथ साथ में लिख दोगे। अनिवार्य आवश्यकताएं वो होता है, आवश्यकताएं होती हैं जिनके बिना हम जिनके बिना हम रह नहीं सकते, या फिर हमारी दैनिक जीवन के लिए वो बहुत ज़रूरी हैं, जिसमें पानी शामिल है, भोजन शामिल है, पौष्टिक आहार शामिल है, शिक्षा शामिल है,
और इसी तरह से प्रतिष्ठा रक्षक अनिवार्य आवश्यकताएं होती हैं जो हमारी प्रतिष्ठा को बना के रखती हैं। यदि मैं किसी की शादी ब्याह में ना जाऊं, त्यौहार में किसी के बुलाने पे ना जाऊं, तो वो प्रतिष्ठा हमारी खराब कर देंगे। तो इसको भी हम अनिवार्य आवश्यकताओं में ही लेते हैं। भाई मजबूरी है, जाना पड़ता है किसी की शादी ब्याह में या जहाँ पे भी फंक्शन में इन्वाइट किया जाता है, क्योंकि कल के दिन हमारे घर में होगा तो वो नहीं आएंगे और हमारी प्रतिष्ठा को ठेस लगेगी, क्योंकि हमको उस दिन महसूस होगा यार मैं तो उसकी शादी में गया नहीं था, इसलिए वो मेरे बच्चे की शादी में या मेरी शादी में नहीं आया। सपोज करते हैं, मैं एक शादी की बात कर रहा हूँ, ये बर्थडे की बात हो सकती है। तो इस तरह से अगर आप अपने दोस्त के बर्थडे पे नहीं जाओगे, हो सकता है गुस्सा होकर के वो आपके बर्थडे पे ना आए, तो फिर आपको प्रतिष्ठात्मक चोट लगेगी। तो ये अनिवार्य माना जाता है, इसलिए आप दूसरों के बर्थडे पे जाते हो, भले ही केक खाने जाओ, वो बात अलग है। ठीक है, चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो एक और आवश्यकता जो मैंने बताया अनिवार्य के अलावा कौन सी होती है, वो होती है आरामदायक आवश्यकता है। ठीक है, इसके बिना हम जिंदा रह सकते हैं भैया, ठीक है, लेकिन ये आराम के लिए, जो इस वर्ग में उन आवश्यकताओं को सम्मिलित किया जाता है जिनकी पूर्ति से व्यक्ति जीवन जो है निश्चित रूप से अधिक सुखी और सुविधामय हो जाता है। यानी कि आप जी तो रहे हैं, इस इन आवश्यकता से आप जी तो लोगे, लेकिन आपको और थोड़ा फैसिलिटी चाहिए। तो आपको गर्मी लग रही है तो आप पंखे की आवश्यकता है, पहले पंखे नहीं थे तो तब भी तो आदमी जीते थे ना, लेकिन उस समय भोजन था, याद रखना। ठीक है, और उस समय भी शादी फंक्शन में जाते थे, उस समय भी पौष्टिक खाते थे। तो ये अनिवार्य तो अनिवार्य होता है, अनिवार्य मतलब जिसके बिना काम चलेगा नहीं, लेकिन आरामदायक ये इसके बिना काम चल सकता है अगर सहन कर लें तो जिसमें पंखा, टीवी, फ्रिज वगैरह आता है। इसके अलावा एक विलासात्मक आवश्यकताएं होते हैं जिसको अय्याशी का आवश्यकताएं आप बोल सकते हो। आप में भी गुण हो सकते हैं, मेरे में भी हो सकते हैं। और अय्याशी का मतलब ये नहीं, अय्याशी का मतलब आपके घर वाले बोलते हैं बस अय्याश हो गया। अय्याश का मतलब ये नहीं कि आपके अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो आपको गलत रास्ते पे ले जा रही है, वो तो अय्याशी नहीं, वो तो मतलब आपका जीवन खराब कर देगी, उस चीज़ नहीं। अय्याशी का मतलब है कई सारे चीज़ें जो उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, यानी कि आप उसके अभाव में ना आपकी ज़िंदगी ना तो रुकेगी और ना ही चलेगी, मतलब जैसा था वैसा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। इस आवश्यकता के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। जैसे कि इन आवश्यकताओं की पूर्ति के अभाव में ना तो व्यक्ति के जीवन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव, प्रतिकूल मतलब सकारात्मक प्रभाव और पड़ता है, और ना ही व्यक्ति की कार्य क्षमता घटती है। यानी कि अगर ये आवश्यकताएं आपको नहीं मिले तो ऐसा नहीं है कि आप जो आज 8 घंटे में काम करते हो 8 घंटे में अगले दिन नहीं कर पाओगे, वो करोगे। आज पढ़ते हो 5 घंटे जाके स्कूल में, तो ये आवश्यकताएं अगर आपके पास नहीं है तो भी आप करोगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या होता है, विलासता, यानी कि जिसमें कीमती वस्त्र है, कीमती वस्त्र नहीं मिलेंगे तो इसका मतलब नहीं है कि आप अपनी बर्थडे नहीं मनाओगे या अपने किसी फंक्शन में नहीं जाओगे, अपने दोस्त के साथ में घूमने नहीं जाओगे। अगर आपके पास कीमती वस्त्र नहीं है तो इसका मतलब नहीं है कि आप कहीं नहीं जाओगे, कोई इंजॉयमेंट नहीं करोगे। तो ये आपको कीमती वस्त्र उसमें आती है, ये आपकी विलासात्मकता, यानी कि आपकी आवश्यकता नहीं है लेकिन आपके पास पैसे हैं तो आप कीमती वस्त्र ले लोगे, अगर नहीं लोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। शानदार घर आपके पास नहीं है, टूटा फूटा झोपड़ी है, तो भी आप रह सकते हो। शानदार घर होगा तो अच्छी बात है, ये इसको ही हम विलासात्मा यानी अय्याशी वाला काम बोल सकते हैं। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल्स हैं, आप समझ चुके होंगे जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। और इसमें भी आपका हानि रहित होती हैं और कुछ हानिकारक होती हैं। जैसा अभी मैंने बताया था अय्याशी, तो अय्याशी में जो शराब पीना, तम्बाकू खाना है और मौज मस्ती के लिए जो है सब इंसान करते हैं, और जो उन्हें बाद में पता चलता है कि ये जो हमने अय्याशी की थी ये वाली, ये हमारे को हानि पहुंचाती है, ये बाद में पता चलता है। ठीक है ना, ये आपको भी पता है, आपके पेरेंट्स में होंगे, किसी की गलत आदत होगी, आपको देख करके अच्छा नहीं लगता होगा, और फिर आप मन ही मन में सोचते हो कि छोड़ दो। आपके शायद पेरेंट्स भी आपकी मम्मी पापा से कहते होगे या भाई बहन से कहते हो, मतलब ये होता है, हर परिवार में होता है। इसमें किसी को बुरा या अपने ऊपर लेने की बात नहीं है, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, यार दोस्तों वाली, जैसे आप मेरे फ्रेंड्स हो और मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इसलिए समझा रहा हूँ आपको। तो ये सारी चीज़ें जो है इस तरह से आप समझ सकते हैं, आपके घर की बातें हैं, तो इस क्वेश्चन पेपर को आसानी से आप दे सकते हैं और बढ़िया नंबर ला सकते हैं। सुरक्षा संबंधी विलासात्मक आवश्यकताएं होती है, इसमें तीसरी कैटेगरी जो है सुरक्षा संबंधी होती है, एक हानिकारक होती है, एक हानि रहित होती है। तो पूरा लंबा लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिख सकते हो हानि रहित आवश्यकता, हानिकारक आवश्यकता, सुरक्षा संबंधी आवश्यकता, वो तो इसी के अंदर आ रही है ना, इसी के सब पॉइंट है, क ख ग लिख के कर दो। जिसमें जैसे कि सुरक्षा संबंधी क्या है, हम किसी के लिए मान लो एक्सीडेंट कवर करना चाहते हैं तो उसमें हम बचत करते हैं। ठीक है, जेवर बनवाते हैं, ये सब चीज़ें क्या होती है, हमें सुरक्षा देती हैं। कल के दिन हमारे पास नौकरी पैसा नहीं रहा, किसी वजह से कुछ भी ऐसी विपदा आई, तो हमारे पास ये बचत और ये आभूषण जो है काम आ जाएंगे। तो ये क्या है, विलासात्मक आवश्यकताएं। समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, ये आपको देखने में बहुत बड़ा लग रहा होगा, लेकिन अभी जब मैंने समझाया तो आपको ऐसा लगा अरे ये तो आंसर कुछ छोटा सा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में जन स्वास्थ्य की असफलता के क्या कारण हैं और वायु के महत्व को बताएं। भारत में जन स्वास्थ्य की असफलताओं के बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे।
अनगिनत है, आप तो लिख दो जितने लिख दोगे, मैं तो आपको फिर भी 8-10 बता रहा हूँ, इनमें से जो भी आपको ये आसानी से याद हो जाए इनको याद रखो। और मैंने सारे क्वेश्चंस को इस पैटर्न में सॉल्व किए हैं कि आपको आसानी हो याद करने में, क्योंकि पॉइंट वाइज हैं सारे चीज़ें, ठीक है ना, बहुत बड़ा पैराग्राफ नहीं बनाया मैंने। तो बुरी आदतें जो है सबसे गंदी हैं, जो कि हमारे भारत में जन स्वास्थ्य को खराब करती है, ठीक है ना, असफलता के कारण। बुरी आदतें मतलब वही शराब दारू ये वो, तो आपका जन स्वास्थ्य वैसे ही खराब हो जाना है। नशीली वस्तुओं का प्रयोग जैसे मैंने अभी बताया बुरी आदतों में ही ये शामिल होता है, लेकिन हम इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट, तो एक पॉइंट हमारा और बढ़ जाएगा। गर्म जलवायु है, दोषपूर्ण अनुवांशिकता भी है। तो किसी किसी के परिवार में क्या है, दोषपूर्ण मतलब किसी की परिवार में क्या होता है, कोई बीमारी चली आती है पीढ़ी दर पीढ़ी, तो वो पीढ़ी भी जो है खराब करती है जन स्वास्थ्य को या उस परिवार के जन स्वास्थ्य को। जिसमें गर्म जलवायु है, ठंडी जलवायु किसी को गर्म ही नहीं सूट होती, किसी को जो है सर्दी सूट नहीं होती, तो ये भी एक जन स्वास्थ्य को बिगाड़ देता है। उसके अलावा स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, हमारे वैसे ही मेडिकल फैसिलिटी की जानते हो आप, बोलबाला बिल्कुल बेकार है। हॉस्पिटल्स जहाँ पे आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल तो आप देख नहीं पाओगे, और देख नहीं पाओगे मतलब अंदर की स्थिति आप देख नहीं पाओगे। वहाँ जाओगे तो आपको डॉक्टर नहीं मिलेगा, कभी कंपाउंडर नहीं मिलेगा, और आप जिससे ही बात करोगे वो समझोगे वहाँ का एमडी बना पड़ा है, चाहे वो चपरासी हो, लेकिन उसकी औकात इतनी है कि वो अपने आप को उस समय वहाँ का प्राइम मिनिस्टर समझ रहा होता है, अपने आप को उसका उस हॉस्पिटल का मालिक समझ रहा होता है, वो आपसे बात भी नहीं करेगा ढंग से, जबकि उसकी रोजी रोटी हमारी वजह से चल रही है, लेकिन उसको ये समझ में नहीं आएगा क्योंकि वो जी रहा है सरकारी नौकरी, ठीक है ना, समझ लो ये बात। तो ये चीज़ें एक फ़र्क पड़ता है। तो स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है, जैसे कि कोरोना काल में हमें ऑक्सीजन सिलेंडर्स देखने को नहीं मिले, सही समय से उपलब्धि नहीं मिली, बहुत लोग उसकी वजह से डाई हुए। कोरोना काल में जो लोग एडमिट होना चाहते थे, हॉस्पिटलों की कमी हो गई, लोगों ने जो है अलग अलग, आपने देखा है यूपी में बहुत बड़े मैदान में जो है टेंट लगा करके डॉक्टर्स की जो रोगियों की इलाज की करवाई गई। तो ये सब चीज़ें जो है आप देख रहे हैं, समझ में आ रहा होगा आपको। अज्ञानता तो है ही, मतलब अपने आप को यूँ समझना कि स्वच्छता कुछ नहीं होती यार, सब ठीक है चल रहा है, हाथ धो के खाना खाएगा, छोड़ यार पागल हो रहेगा, कौन सा तेरे हाथ में जहर लगा हुआ, खा ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अज्ञानता बोलते हैं इसको, ठीक है, अंधविश्वास भी बोलते हैं। निर्धनता भी है, प्रति व्यक्ति आय भी कम होना। अब प्रति व्यक्ति आय या फिर पैसा कम होगा तो अच्छा खाना नहीं खाएंगे, पौष्टिक नहीं खाएंगे, और फिर उनको जो है दुनिया भर के जो आप घेंगा होता है जिसको हम बोलते हैं घेंगा, जो गले में हो जाता है, उसके अलावा लकवा मार जाता है, उसके अलावा और भी आपका पोलियो है, और भी है, बहुत सारी बीमारियां होती है। तो ये निर्धनता और प्रति व्यक्ति आय आय की कमी की वजह से जो हमारा भारत का जन स्वास्थ्य जो है ये असफल हो जाता है। उसके अलावा स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का तो अभाव है ही, मतलब स्वस्थता क्या होती है, साफ कैसे रहना है, ये आपको कई जगह पे देखने को नहीं मिलेगी। तो ये भी एक बहुत बेकार है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं तो आप बोलोगे नहीं सर ऐसा तो नहीं है। आपके स्कूल में ही आपको एग्जांपल मिल जाएगा, आपके लैट्रिन बाथरूम्स जो होते हैं, जो आपकी पब्लिक सेवाएं हैं, वो ढंग से साफ नहीं होती हैं। आप सुबह तो आए चलो साफ मिली, लेकिन दो दो लेक्चर के बाद में, दो पीरियड्स खत्म हुए, उसके बाद में आप जा रहे हो हाथ धोने पानी पीने, तो वहाँ पे देख रहे हो कि पूरा गंदगी पड़ा है, क्योंकि वहाँ पे जो है जागरूकता नहीं है। एक्चुअली में प्रिंसिपल भी ध्यान नहीं दे रहे, टीचर्स भी ध्यान नहीं दे रहे कि भैया ये सफाई, यहाँ पे सफाई कर्मचारी पूरे दिन होना चाहिए, लेकिन सफाई कर्मचारी तो सुबह आता है, झाड़ू पोछा लगा के अपना चल जाता है, उसके बाद आप गंदगी करते हो या दूसरे गंदगी करते हैं, वो गंदगी ऐसे ही नेक्स्ट डे तक रह जाती है। तो ये चीज़ क्या है, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता नहीं है। मैनेजमेंट इन सब चीज़ों को नहीं मानता, और आप भी नहीं मानते, आप भी नहीं बोलते सर कि हमारे को सफाई की ज़रूरत है, यहाँ पे सफाई होनी चाहिए। तो ये चीज़ नहीं करते। आश्रित, तो यहाँ पे आश्रितों की अधिक जनसंख्या संख्या हो जाती है। जैसे कि क्या होता है आश्रित, मतलब क्या होता है, दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट, है ना। कई लोग होते हैं जो काम नहीं करते हैं और वो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं, और वो डिपेंडेंट इस तरह से होते हैं कि यार चलो जो मिलेगा वो खा लेंगे, तो उसको क्या फर्क पड़ रहा है जन स्वास्थ्य से, ठीक है। तो ये एक और स्थिति खराब करती है। तो इस तरह से ये सारे पॉइंट्स हैं, इसमें से कोई भी आप जितने पॉइंट्स मैक्सिमम याद रख सकते हैं उतना याद करें। अगर ये 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 5 पॉइंट तो कम से कम आपको लिखने हैं, लेकिन 5 पॉइंट अच्छे अच्छे लिखने हैं, ठीक है। ये बुरी आदतें तो छोटा सा हो गया, ठीक है, लेकिन आप ये जो बड़े बड़े लाइन से लिखते हो ना, तो इसमें 5 नंबर मिल जाते हैं। अगर ये मैं बोलूँ नीचे वाले 5 पॉइंट लिख दो, तो ये 5 पॉइंट 6 पॉइंट लिख दो, तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। लेकिन आप छोटे छोटे पॉइंट लिखोगे एक एक लाइन, आधे आधे लाइन के, तो फिर उसमें नंबर कम मिलते हैं। लेकिन फिर भी आपको याद करने के लिए हमने छोटे लिखे हैं, ताकि आप आसानी से याद कर पाएँ। उसके अलावा जो है आश्रितों की मैंने बता दिया, और अविवेकपूर्ण मातृत्व तथा इस संदर्भ में शिक्षा और प्रशिक्षण का अभाव। यानी कि मैया तो मैया है भैया, मैया तो चलो ठीक है, बेटा तू मेरे लिए तो ये है, तो मेरे लिए ये वो है, लेकिन यहाँ पर ये गलत है। मातृत्व तो ठीक है, लेकिन इस संदर्भ में जो है शिक्षा और प्रशिक्षण का अभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी आप ये पॉइंट अगर याद नहीं कर पाते हैं तो छोड़ सकते हैं। अब ये जब तक इन कारणों को हम दूर नहीं कर पाएंगे, तब तक भारतीयों का जो है स्वास्थ्य स्तर का जो है ऊंचा उठना जो संभव ही नहीं है। तो ये पॉइंट्स लिख करके ये लाइन लिख दोगे ना, तो ये पूरा सेटिस्फाई हो जाएगा अपने आप में।
ठीक है, अब वायु के महत्व को बता देते हैं। चलो देखो वायु का महत्व क्या है। शुद्ध वायु संसार के सभी प्राणी पेड़ पौधों के अस्तित्व यानी कि उनकी जिंदगी के लिए आवश्यक है, और सभी जीवधारी जितने भी जीव हैं जो जिंदगी जी रहे हैं उनको जीवधारी बोलते हैं। तो शुद्ध वायु की उपस्थिति में ही जीवन का जो है वो आनंद ले सकते हैं, जीवन उसके लिए वो उस समय ही हो पाएगा पॉसिबल, अगर ये वायु है तभी, नहीं तो ना तो पेड़ जिएगा, ना आदमी जिएगा, ना जानवर जिएगा। तो यानी कि शुद्ध वायु की उपस्थिति में ही जीवन की सबसे महत्वपूर्ण श्वसन क्रिया जो है संपादित होती है। हम इतना लिख सकते हैं कि जो है शुद्ध वायु जो है संसार के सभी प्राणियों और पेड़ पौधों के लिए अस्तित्व के लिए या उनके ज़िंदगी के लिए आवश्यक है, और सभी जीवधारियों या सभी प्राणियों के लिए जो है श्वसन एक महत्वपूर्ण कार्य है जो शुद्ध वायु की उपस्थिति में ही संभव है। इसके अलावा अतिरिक्त जो है आप हम क्या लिख सकते हैं, इसके अतिरिक्त शुद्ध वायु से अनेक लाभ है जिनका विस्तृत विवरण नीचे हम पॉइंट वाइज देंगे, क्योंकि इसमें क्या बोला है, शुद्ध वायु के महत्व बताने हैं। तो हमने तो महत्व तो 2 लाइन में बता दिया, अब इसके 2-3 पॉइंट और लिख देंगे। तो हर सजीव को सांस लेने के लिए हवा चाहिए, इसलिए महत्वपूर्ण है। किसी पदार्थ का दहन करने के लिए भी हवा चाहिए, यानी कि कोई चीज़ जलेगी ना उसके लिए ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए, नहीं तो वो जलेगी नहीं। तो ये हो गया आपका काम। आपको पता भी है, आपके घर वालों ने बताया होगा, आपके पेरेंट्स ने बताया होगा, आपके टीचर ने बताया होगा कि हर चीज़ जो जलाओगे उसको जलने के लिए क्या चाहिए, वायु चाहिए। और वायु में क्या प्रेजेंट होना चाहिए, ऑक्सीजन। अगर आप इस एक्सपेरिमेंट को करना चाहते हैं तो आप एक छोटी सी मोमबत्ती लेना, बिल्कुल छोटी सी, जैसे कि मतलब इतनी कि बुझने से पहले आपने दिवाली में जैसे मोमबत्ती जला देते तो सुबह उठते हैं तो थोड़ा सा बचाव रहता है ना, इतना सा ले लो आप, या उससे थोड़ा बड़ा ले लो, या आधी मोमबत्ती ले लो यार, और उसको जलाओ और उसके ऊपर क्या करो, आप उल्टा गिलास रखो कांच का, ठीक है, और उसके ऊपर उसको ढक दो। देखोगे कि हवा जब नहीं मिलेगी तो वो जो जल रही थी ना चिंगारी वो बंद हो जाएगी, थोड़ी सी देर में बंद हो जाएगी। इसके अलावा जो है आप हवाई जहाज और चिड़िया हवा की उपस्थिति में नहीं उड़ पाएंगे, अनुपस्थिति में नहीं उड़ पाएंगे। यानी कि हवाई जहाज जो है, एरोप्लेन्स जो उड़ते हैं, अगर हवा नहीं है तो ये नहीं उड़ पाएगा, वैक्यूम हो जाएगा सब कुछ, कुछ भी नहीं चल पाएगा, आप भी टस से मस नहीं हो पाओगे। चिड़िया ये भी हवा पे दम लगाती हैं, देखते हो ना, फड़फड़ाती हैं, कभी कभी चिड़िया अगर बगल बगल से निकली है, फड़फड़ाते हो तो उसके पंखों के बगल से कितनी तेज़ हवा आती है। तो अगर वो हवा नहीं होगी तो ये उड़ भी नहीं पाएगी, बस फड़फड़ाती रहेगी, है ना। मतलब कुछ भी पॉसिबल नहीं होगा यार, हम ही नहीं रहेंगे तो ये क्या रहेगी, ठीक है। इसके अलावा पृथ्वी पर हवा के बिना जो है जीवन की संकल्पना करना असंभव है, ठीक है, नहीं की जा सकती है। ये चीज़ें हम लिख सकते हैं बड़े प्यार से। अगला क्वेश्चन है, संतुलित आहार के कार्य लिखने हैं। स्कर्वी रोग के कार्य, लक्षण और निवारण के बारे में बताना है। सबसे पहले संतुलित आहार। देखो संतुलित आहार का काम क्या है, तो देखो हमें ऊर्जा प्रदान करता है, यानी कि आहार का मुख्य कार्य क्या है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, ठीक है। और वो जो है आहार हमें किस रूप में मिलता है, तो हमें भोजन के रूप में। और भोजन क्या होता है, पोषक तत्वों का संग्रहण करके हमें देता है, हमारे शारीरिक मानसिक और सभी प्रकार के जो कार्य करने के लिए जो है आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है ये भोजन। और इस भोजन में क्या होना चाहिए, एक ऊर्जा प्रदान करने के लिए आहार का जो है संतुलित होना आवश्यक है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई, मैं पढ़ के नहीं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। शरीर के संवर्धन यानी कि शरीर के विकास के लिए भैया, उम्र बढ़ेगी तो शरीर को ऊर्जा की उतनी आवश्यकता पड़ेगी। जैसे आपका छोटा भाई है वो एक रोटी खाता है, लेकिन आपका बड़ा भाई या फिर आप उससे एक ज़्यादा खाते हो या 2 ज़्यादा खाते हो, तो विकास जैसे जैसे होता है वैसे वैसे हमें इसकी आवश्यकता पड़ती है, संतुलित आहार की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है। पहले कम थी, अब ज़्यादा पड़ेगी, और समय आएगा तो ज़्यादा पड़ेगी, एक लेवल तक जा करके ये मैक्सिमम होगा, उसके बाद वापस मिनिमम होने लग जाएगा। मिनिमम मतलब वापस डूबने लग जाएगा, क्योंकि हमारी जो है उम्र ख़त्म हो जाएगी, और उम्र जब ख़त्म होगी तो आवश्यकताएं भी धीरे धीरे कम हो जाएंगी। अब अगला जो क्वेश्चन है इसमें शरीर संवर्धन के अलावा आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हाँ सॉरी, इसका थर्ड जो पॉइंट है, शारीरिक क्रियाओं का सुचारू संचालन करना। यानी कि वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, जो शारीरिक संवर्धन है उसी में जो आपके फंक्शंस जो हैं, आपके ऑर्गन्स जो काम करेंगे, तो वो कैसे काम करेंगे, शरीर को ऊर्जा जब मिलेगी तभी काम करेंगे। अपना हाथ पैर पंख जो भी आप हिलाना चाहते हैं, कोई भी कठिन कार्य करना चाहते हैं, कुछ उठाना चाहते हैं, तो वो शारीरिक क्रियाओं को संचालित करने के लिए हमारे को ये संतुलित आहार ही मदद कर पाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो है रोगों से सुरक्षा, यानी कि रोगों से सुरक्षा यानी कि हम किसी भी रोग से लड़ पाएँ, उसके लिए क्या था कि हमारा आहार कैसा हो, संतुलित हो। अभी कोरोना काल में तो लोगों ने बोला ये जूस पियो ना वो जूस पियो, ये करो ना वो करो, और ये खाओ ना वो खाओ, आपने तो बहुत सुना,
ये तो मैं अभी आपको समझा रहा हूँ तो आपको समझ में आ चुका होगा। तो वो सारी चीज़ें भी है। रोगों से सुरक्षा के लिए हमें संतुलित आहार की आवश्यकता है, और जिससे कि हम किसी रोगाणु से, किसी रोग से जो है लड़ने की क्षमता को प्राप्त कर सकें, हैं, प्रतिरोधक क्षमता जो हमारी विकसित हो पाए, और जिससे जो है हम कभी भी किसी रोग से ग्रसित ना हो पाएँ। इस तरह से आप लिख दोगे, और उसमें अगर जो हमारा भोजन है उसमें क्या हो, पर्याप्त पोषक तत्व होना अनिवार्य है, और ठीक समय पर हमें भोजन कर लेना चाहिए। तो ये जो है क्या रहता है, हमारे शरीर की सुरक्षा रोगों से प्रोवाइड कर देता है। तो इस तरह से आप लिख सकते हो। बहुत ही सावधानी से समझ चुके होगे आप। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, स्कर्वी रोग के कारण, लक्षण और निवारण बताएंगे। तो देखिए यहाँ पे मिसप्रिंट है, तो इसको गलत मत समझना, हमने सही कर दिया है, नीचे लिखा है आंसर। तो यहाँ पे देखिए स्कर्वी रोग के कारण क्या है हमारे शरीर में विटामिन सी जो है ना, इसका निर्माण नहीं होता है। तो क्या होता है भैया, समझ गए आप कि स्कर्वी रोग का खतरा जो है बढ़ जाता है। यस, तो विटामिन सी का निर्माण नहीं होता है, और इसकी मात्रा की पूर्ति के लिए हमें खाद्य व अन्य पदार्थों पर निर्भर रहना होता है। यानी कि ये जो सी हमारे शरीर जो है, हमारे शरीर का अंग जो है सी विटामिन नहीं बना रहा है, जो हम खा रहे हैं उन चीज़ों से वो पूर्ति नहीं कर पा रहा है, तो हमें एक्स्ट्रा डोज लेनी पड़ती है विटामिन सी की। ठीक है, तो अगर आप अपने आहार में लगातार 3 महीनों से विटामिन सी की कमी से ग्रसित हैं, यानी कि आपको 3 महीने से विटामिन सी जो है आपके शरीर में नहीं बन रहा है या आपको नहीं मिल रहा है, तो आपको स्कर्वी रोग होने का क्या है, खतरा है। यानी कि आप ग्रसित 100% हो सकते हैं भैया, चांसेस बिल्कुल परफेक्ट हो जाते हैं। तो ध्यान रखोगे क्या कारण है स्कर्वी रोग का, विटामिन सी की पर्याप्त मात्रा अगर शरीर के अंदर लंबे समय यानी कि 3 महीने तक नहीं बरकरार रहती, तो हमें स्कर्वी रोग होने का खतरा हो सकता है। स्कर्वी रोग के लक्षण क्या है, कैसे पहचानेंगे, तो देखिए सबसे पहले तो हम समझते हैं आमतौर पर विटामिन सी की कमी से के लक्षण जो है 8 से 12 हफ्तों में दिखाई देते हैं। 8 हफ्ते का मतलब क्या हो गया, 8 हफ्ते का मतलब हो गया आपका लगभग लगभग 1.5 महीना, यानी 1.5 महीने से लेकर के 12 हफ्ते, यानी कि 3 महीने के बीच में, 1.5 से 3 महीने के हफ्तों के बीच में आपको जो है, या 1.5 से 3 महीने के बीच में, या 8 से 12 हफ्तों के बीच में जो है आपको इस विटामिन सी की कमी जो है उसके लक्षण को देख पाएंगे। ये नहीं कि एक ही दिन 2 दिन में दिख जाए। ठीक है, इसके शुरुआती संकेतों में क्या होगा, भूख में कमी आ जाएगी, भूख कम लगेगी, आपका वजन, भूख जब कम लगेगी तो ऑब्वियस सी बात है क्या हो जाएगा, वजन में कमी आ जाएगी। और वजन में कमी और भूख में कमी क्या नोता देता है, थकान को। थकान में कमी, अगर थकान हो जाती है तो आप कैसे हो जाते, चिड़चिड़े हो जाते हो, तो चिड़चिड़ापन हो जाएगा। ये सारे एक के बाद में एक रिलेटेड है। यानी कि भूख की कमी से वजन घटा, वजन घटा तो थकान हुई, थकान हुआ तो चिड़चिड़ापन हुआ, और चिड़चिड़ापन हुआ तो जानते हो ना आपको सुस्ती हो जाएगी। तो ये सारे के सारे लक्षण एक साथ देखने को मिल जाएंगे आपको जब स्कर्वी जैसी संभावनाएं हो सकती हैं। अब जिसके 1 से 3 महीने बाद जो है इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं। अभी तो आपको ये लक्षण तो नॉर्मल लक्षण है, उसके अलावा और भी हो सकती है। क्या हो सकती है, आपके शरीर में खून नहीं बनेगा, जिसके कारण आपको एनीमिया रोग हो जाएगा, यानी कि आपके शरीर में आयरन की कमी हो जाएगी। अस्थियों में दर्द हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, जब थकान है, कमजोरी है, तो आपकी अस्थियां क्या स्टील की थोड़ी बनी हुई हैं, दर्द तो होना ही है ना। और जब दर्द होगा तो क्या होगा, सूजन भी हो जाएगा, उसके अलावा रक्तस्राव भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि खून भी बह सकता है। उसके अलावा जो है आपका, उसको बोलते हैं कार्क्स्क्रू बॉल, ये भी हो सकता है। अगर आपको याद नहीं रहता तो जरूरी नहीं है लिखना, आपको भूल जाइए। उसके अलावा मसूड़ों से जुड़ी समस्याएं आ सकती हैं, दांत जो है आपके कमजोर हो जाएंगे, दर्द करेंगे। उसके अलावा जो है घाव बहुत देरी से भरेंगे, यानी कि आपके घाव जो है जल्दी से सही नहीं होंगे। कोई चोट जो पहले आपको लगती थी 10 दिन पहले, या 1 साल पहले जो लगती थी, जो दूसरे दिन तीसरे दिन में सही हो जाती थी, वो जो घाव है हो सकता है 1-1 महीने तक सही ना हो पाए। सांसों में कमी, यानी थकान तो ऑब्वियस सी बात है, ये क्या है, थकान और चिड़चिड़ापन, सब कुछ ये सांसों कमी कर देगा। और जो है मूड बदलना या डिप्रेशन जो है वो आपको चिड़चिड़ापन की तरफ ले जाएगा। तो यहाँ पे सब कुछ समझाया मैंने आपको, समझ में आ गया हो। स्कर्वी रोगों का निदान क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले भैया एक ही काम, जिस चीज़ की कमी है उसको पूरा करूंगा, विटामिन सी को। तो यहाँ पे अगर भोजन से आपका उपचार नहीं होता है तो विटामिन सी की गोलियां दी जाएंगी, जो खाने के बाद में गोलियां, और उसके साथ साथ में आपको हो सकता है कि अगर ज़्यादा कमी हो तो इंजेक्शन के तौर पर भी दी जा सकती हैं। तो दोनों तरह से दी जा सकती हैं। प्रॉब्लम कम है तो विटामिन सी की गोलियां काम कर जाएंगी, प्रॉब्लम ज़्यादा है तो दोनों चीज़ों को दी जा सकती हैं। और दवा की मात्रा इस तरह हो सकती है, दवा किस तरह से होगी, रोग का निदान करने के लिए हमें बताना तो पड़ेगा कि हाँ विटामिन सी ले लिया, लेकिन हमारे को नंबर ना दे, हो सकता है इसमें आधे नंबर ही दे, 1 नंबर दे इस लाइन में, तो हमें 2-3 लाइनें और लिख देनी है ताकि ये
2-3 नंबर जो पूरा दे दे। तो दवा की मात्रा हमारी हो सकती है 2 से 3 दिनों तक 1 से 2 ग्राम क्या विटामिन सी की गोली, ठीक है। और अगले 7 दिनों के लिए 500 मिलीग्राम, ठीक है, 500 mg, ठीक है। और उसके बाद में 1 से 3 महीने के लिए 100 मिलीग्राम यानी 100 mg, ठीक है। अब यहाँ पे पहले स्टार्टिंग में देख करके देखा जाएगा कि आपका कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, और ठीक लगता है तो फिर 500 mg मात्रा को बढ़ा दी जाएगी, और उसके बाद जो है मतलब मिलीग्राम कम कर दी जाएगी, और उसके बाद में और भी मात्रा को कम कर दी जाएगी। और दवा की खुराक लेने के 24 घंटों के अंदर थकान, सुस्ती, दर्द और एनोरेक्सिया बोलते हैं जिसको, ठीक है, की स्थिति में सुधार देखा जा सकता है। यानी कि 24 घंटे के अंदर अंदर विटामिन जैसे ही मिलेगी तो भैया अपने शरीर के अंदर थोड़ा सा फंक्शन तो अच्छा होगा, तो थकान और सुस्ती और दर्द को जो है निवारित कर देगा। अगर ये नाम याद नहीं होता तो भूल जाओ, जो चीज़ बोलता हूँ उसको भूल जाया करो अगर याद नहीं होता तो, ठीक है। और यहाँ से आप देख सकते हैं। और हालांकि रक्तस्राव या कमजोरी की स्थिति में सुधार होने में 1 से 2 हफ्ते लग सकते हैं। जो बड़ी प्रॉब्लम है उसमें थोड़ा सा समय लगेगा। अगला जो क्वेश्चन है भैया, इसमें 32 से 34 तक आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, और 32 से 33 विकल्प दिए गए हैं, उन विकल्पों के हिसाब से करना है। एक क्वेश्चन जो है आपको कितना देगा, 6 नंबर, 6 बार 6 × 18 3 क्वेश्चन करने हैं, 32, 33, 34, ठीक है। तो चलिए 32 नंबर, गृह अर्थव्यवस्था का अर्थ एवं परिभाषा बताते हुए आदर्श अर्थव्यवस्था की विशेषता का उल्लेख करना है, अथवा में गृहिणी की कुशलता गृह व्यवस्था को प्रभावित करती है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। तो देखिए सबसे पहले आपको बताना क्या है गृह अर्थव्यवस्था का अर्थ और परिभाषा। तो सार्वजनिक जीवन में अर्थव्यवस्था जो है क्या है, विशिष्ट प्रकार की व्यवस्था है। अर्थव्यवस्था क्या होती है, अर्थव्यवस्था जिससे देश चलता है। तो ये देश तो है ही, लेकिन हमारे से क्या पूछ रहा है, गृह अर्थव्यवस्था, तो गृह की बात करेंगे, जिसका संबंध मुख्य रूप से धन संपत्ति से होता है। तो देश हमारा धन संपत्ति से चलता है, रुपए पैसे से चलता है, ठीक है। और अर्थव्यवस्था जो है ये हमारी क्या होती है, रुपए पैसे की योजना होती है। प्रत्येक संस्था या संगठन के सुचारू संचालन के लिए जो है स्पष्ट एवं दृढ़ अर्थव्यवस्था आवश्यक होती है। जब अर्थव्यवस्था का अध्ययन घर परिवार के संदर्भ में जब हम करते हैं तो क्या हो जाती है, गृह अर्थव्यवस्था कहला जाती है, ठीक है। तो हमने अर्थव्यवस्था को जो है पहले समझाया, जिसको आप 12th में बहुत डिटेल में पढ़ोगे। अगर आपने कॉमर्स और आर्ट्स लिया तो आपको ये चीज़ बहुत डिटेल में पूरी एक बुक ही मिलेगी जिसका नाम होगा अर्थशास्त्र, ठीक है। तो बात की बात है, आपसे 2-3 साल बाद जाओगे 12th में, अभी नहीं। तो यहाँ पर जो है अर्थव्यवस्था को हम इस तरह से बता सकते हैं कि अर्थव्यवस्था जो है वो धन संपत्ति को जो है डिनोट करता है, यानी कि धन संपदा को बताता है। लेकिन इसी अर्थव्यवस्था को अगर हम पारिवारिक रूप से अध्ययन करते हैं तो उसे हम गृह अर्थव्यवस्था कहते हैं। ये बात हो गई, अर्थ समझ में आ गया। अब आते हैं हम भाषा परिभाषा की तरफ। तो आदर्श गृह अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित मानी जाती हैं। तो इसमें क्या होती है, आदर्श गृह अर्थव्यवस्था में परिवार की मूलभूत आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी जाती है। यानी कि आपके घर में जो है सारे लोगों का जो है क्या क्या आवश्यकताएं हैं उसको प्राथमिक रूप से मान्यता दी जाएगी। और आदर्श गृह, आदर्श की बात हो रही है, सभी के घर में नहीं होता, जिसका घर आदर्श होता है उसी की बात कर रहे हैं। आदर्श गृह अर्थव्यवस्था में परिवार की विभिन्न आवश्यकताओं में समन्वय जो है स्थापित किया जाता है। ऐसा नहीं कि मेरे को ये चाहिए तो चाहिए, वहाँ पे भी समन्वय देखा जाता है कि कब वो अवेलेबल हो सकता है। आदर्श गृह अर्थव्यवस्था में परिवार की समस्त आवश्यकताओं की प्राथमिकता को जो है निर्धारित कर लिया जाता है कि किसकी क्या आवश्यकता है, किसको पूरा कर सकते हैं, उन सभी चीज़ों को निर्धारित किया जाता है। उसके अलावा और बताता हूँ, बैटरी डाउन हो रही है, बैटरी लगा देते हैं हम चार्जिंग में, जस्ट ए सेकेंड। तो यहाँ पर जो है आपका प्राथमिक, हाँ, अर्थ आदर्श गृह व्यवस्था के अंतर्गत जो है आय के अनुसार व्यय का निर्धारण किया जाता है। यानी कि पैसा जितना आएगा भैया उतना ही व्यय कर पाओगे, उससे ज़्यादा करोगे तो गरीबी हो जाओगी, है ना। किसी चीज़ की ज़रूरत होगी वो दूसरे दिन पूर्ति नहीं होगी तो सब कुछ गलत हो जाएगा। तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना होता है। उसके अलावा आदर्श अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो है अनिवार्य रूप से बचत का प्रावधान होता है। ऑब्वियस सी बात है, मैंने क्या बोला अभी, व्यय का निर्धारण तो करते ही करते हैं, साथ में आय में से कितना पैसा मैं बचा लूँ ताकि कल के दिन अगर होली दिवाली आवे तो उसके लिए रंग त्योहार कपड़े कुछ तो खरीदने लायक पैसे हों, तो वो क्या करते हैं, हम बचत कर देते हैं। आदर्श गृह अवस्था में पारिवारिक संतोष का ध्यान रखा जाता है कि किसको क्या खाने से, कितना खाने से और कब खाने से जो है उसको संतोष मिलेगा, उसको कौन से स्कूल में या कौन से दोस्त या कौन से सोसाइटी में जाने से संतोष मिलेगा, उसके बर्थडे को मनाने से संतोष मिलेगा। तो ये सब चीज़ों को जो है यहाँ पे
पूर्ति की जाती है, ध्यान रखा जाता है। बस अथवा की बात करें तो यहाँ पर जो है इसमें पूछा गया है आपसे, ग्रह अर्थव्यवस्था का सॉरी गृहिणी की कुशलता गृह व्यवस्था को प्रभावित करती है, इस कथन की पुष्टि करेंगे। गृहिणी मतलब जो भी घर की मालकिन है, चाहे आपकी मम्मी हो चाहे आपकी बहन हो। तो यहाँ पर देखिए अथवा में निश्चित रूप से कहा जा सकता है गृहिणी की कुशलता ग्रह अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है, और गृहिणी ग्रह संचालिका होती है, उसकी बुद्धिमत्ता, व्यवहार कुशलता और सूझबूझ पर ही जो है उत्तम पारिवारिक व्यवस्था तथा सुदृढ़ अर्थव्यवस्था निर्भर करती है। यानी कि गृह संभालने वाला, घर को चलाने वाला अगर संचालन ठीक है, ठीक महिला के हाथ में है, तो समझिए कि उस घर का जो पारिवारिक स्थिति है वो बहुत ही अच्छी होगी। यानी कि उसकी अर्थव्यवस्था, पैसे ही बचेंगे और सबका काम भी अच्छे तरह से पूर्ण होगा। तो इस तरह से आप बता सकते हैं। वह पारिवारिक आय के अनुसार ही जो है व्यय करेगी। उसको पता है कि सब्जी अगर 2 रुपये में खरीदनी है तो वो कितने भी सब्जी वाला मर जाए आते जाते, लेकिन वो 2 रुपये से ज़्यादा खर्च नहीं करेगी, चाहे वो कैसे भी खरीदे। ठीक है, तो इस तरह से ये बात होती है। उसके अलावा गृहिणी को सर्वप्रथम यह देखना चाहिए कि परिवार के सभी सदस्यों को आवश्यक पौष्टिक भोजन मिले। इसके पश्चात जो है आय का व्यय वस्त्र और मकान की आवश्यकता पर किया जाना चाहिए। तो गृहिणी क्या देखती है, सबसे पहले कि भोजन सही मिले, उसके बाद में देखेंगे कपड़े फपड़े या फिर और भी आवश्यकताएं चीज़ें। उसके अलावा जो है गृहिणी अर्थव्यवस्था का संचालन रहन सहन के सामाजिक स्तर के अनुसार जो है करती है। कैसा समाज है, कैसी सोसाइटी में रहते हैं, उसके हिसाब से जो है वो जो है पूरा का पूरा संचालन करती है, अपने परिवार को चलाती है। ठीक है, और पारिवारिक जो है आय अगर कम है तो इसका व्यय जो है वो केवल जो है मूल आवश्यकताओं की पूर्ति में ही करेगी। यानी कि अगर पैसे कम आ रहे हैं तो केवल जो जरूरी है उस घर के लिए, उस सदस्यों के लिए, बस वही पूर्ति की जाएगी। उसके अलावा जो आपका आय अगर कम है तो नहीं पूर्ति होंगी, उनको रोका जाएगा। चाहे वो डांट के रोके, चाहे आप गुस्सा माने, तो कैसे भी। और इसी तरह से अगर अधिक आय होती है तो वो जो है उसके हिसाब से कुछ जो विलासिता भरी वस्तुएं हैं, जैसे कि आपका टेलीविज़न हो सकता है, फ्रिज हो सकता है, या फिर अपने लिए वॉशिंग मशीन हो सकता है, इस तरह की चीज़ें पर व्यय कर सकती हैं। उसके अलावा जो कुशल गृहिणी है, परिवार की आवश्यकताओं की प्राथमिकता को निर्धारित करके जो आय के अनुसार व्यय करेगी। जो भी प्राथमिक आवश्यकताएं हैं उसको ज़रूर ध्यान रखेगी, और वो ध्यान रखेगी कि जो भी उसके अंदर जो भी मतलब अर्थव्यवस्था के अंदर हमें बजट के अंदर ही सब कुछ खर्च करना है। हमें अपने मतलब कहते हैं ना, उतनी पाँव पसारी है जितनी चादर होए, तो वो उतना ही काम करेंगी। बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है, बुद्धि अपना उपयोग करेगी, चाहे कोई बुरा माने चाहे अच्छा माने, उसके लिए वो नहीं सोचेगी। पैसा पहले उसी जगह पे खर्च होगी जहाँ पे उसकी वाकई में आवश्यकता है। अगला जो क्वेश्चन है, इसमें वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाले कारकों के नाम और दुष्प्रभाव दूर करने के साधनों, दुष्प्रभाव और दूर करने के साधनों पर इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन घुमा दिया। चलो, वायु प्रदूषण के बारे में पूछा है, सीधा सीधा हम इसके दुष्प्रभाव देखेंगे, कारक देखेंगे, और यहाँ पे समांतन किसे कहते हैं, सॉरी समांतन किसे कहते हैं, और समांतन के सिद्धांतों का जो है सविचार हमें वर्णन करना है। तो देखिए सबसे पहले जो है आपका क्या है, वायु प्रदूषण। सभी को पता है प्रदूषण जो है ये विभिन्न प्रकार के जो गैस होते हैं वातावरण में, जो हानिकारक गैसेस होती हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर मोनोऑक्साइड जिसको बोलते हैं, उसके अलावा केवल आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है जिसको CO2 ना बोल करके CO बोलते हैं, वो भी है। सल्फर के ऑक्साइड्स हैं, हाइड्रोक्स कार्बन्स हैं, धूल के कण हैं, और आपके AC के जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, इन सभी चीज़ों से जो हमारा क्या है वायु प्रदूषण जो है फैलता है, ये मुख्य कारण होते हैं। और वायु प्रदूषण के कुछ महत्वपूर्ण दुष्प्रभाव जो हैं, जिसमें हमारा श्वसन संबंधी बीमारियां हो जाती हैं, श्वसन संबंधी समस्याएं हो जाती हैं, जिसमें आपको उल्टी और आपका सिर दर्द, आंखों में जलन, उसके अलावा बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, फेफड़ों में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, श्वसन संबंधी बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। तो ये इस पॉइंट के अंदर हम इसको समझाएंगे। भूमि की उर्वरकता नष्ट होती है। यस, पोल्यूशन से हमारी जो फसलें हैं वो नहीं हो पाती हैं, क्योंकि हमारा जो पोल्यूशन है ये क्या करता है, इसमें से धुएं निकलते हैं, वो तो है ही, साथ साथ में बहुत सारे जो है अम्ल निकलते हैं उस धुओं के साथ में, और वो क्या है पृथ्वी पर गिरती हैं, और पृथ्वी की भूमि की क्या बढ़ जाती है, अम्लता बढ़ जाती है। अभी आपको शायद पता नहीं होगा, तो ताजमहल का कलर जो वाइट था संगमरमर, वो धीरे धीरे येलोइश होने वाला है। आगरा में आपके पास ही है ताजमहल, तो वहाँ पे वो जब येलो होने लगा था तो उसके ऊपर एक थोड़ा सा विचार किया गया कि एक्चुअली हो क्यों रहा है येलो। तो उन्होंने देखा कि आसपास की जो इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ से जो धुएं निकलते हैं वो धीरे धीरे आकर के उसके ऊपर डिपॉजिट होते हैं, और फिर उसके बाद में वो उस संगमरमर से रिएक्शन करके वहाँ पर जो है ऑक्साइड्स बनाते हैं,
सल्फ्यूरिक अम्ल बनाते हैं, जिसको अम्लीय वर्षा कहते हैं, उस टाइप का जो है प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो ये क्या करते हैं, भूमि की उर्वरकता को नष्ट करते हैं, हमारी मिट्टी की उर्वरकता को जो है खराब करते हैं, जिससे हमारे उत्पादन फसलों की जो है वो घट जाती है, और जिसकी वजह से हम लोग केमिकल वाले खाना खाने पे मजबूर हो जाते हैं। तो हमारे जो फसलें हैं उनको ज़बरदस्ती पकाया जाता है, कभी पेप्सिसाइड डाल करके, कभी खाद डालकर, कभी यूरिया डाल करके। तो ये चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है। उसके अलावा कैंसर की संभावना तो ऑब्वियसली बढ़ेगी, हर प्रदूषण कैंसर करता है, तो ये चीज़ हम बता सकते हैं। प्राचीन स्मारकों, अभी मैंने बताया कि प्राचीन स्मारकों पर दुष्प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इस तरह से आप देख सकते हैं। उसके अलावा जो है आप और भी पॉइंट लिखना चाहें तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, जैसे जैसे प्रदूषण बढ़ेगा वैसे वैसे ऑक्सीजन कम हो जाएगा। उसके अलावा जो है अन्य प्राणियों पर बहुत सारे जो है इसके दुष्प्रभाव पड़ते हैं, तो ये भी चीज़ें हम लिख सकते हैं। उसके अलावा हम इसको रोकथाम कैसे कर सकते हैं, तो हम जो है बहुत ज़्यादा क्या करें, जो ये वनों की कटाई हो रही है ना, इसको रोकें, ठीक है। उसके अलावा जो है शहरीकरण की प्रक्रिया को जो है थोड़ा सा कम करें, क्योंकि जितना शहर विस्तार होगा उतने जंगल कटेंगे, है ना। और गांव और कस्बों में जो है रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएं, ये हो सकता है। कारखानों को शहरी क्षेत्र से दूर, जहाँ पे पेड़ पौधे ज़्यादा हैं, वहाँ लगाएं, और कारखानों को मजबूर भी करें या इनके लिए नियम निकालें कि इनका अगर कारखाना चलाना है तो कम से कम आपके परिसर में 10 पेड़ या 15 पेड़ होने चाहिए। ये नियम कानून बनाना चाहिए गवर्नमेंट को। इस गवर्नमेंट ने बनाया तो नियम है, लेकिन लागू नहीं किया है, ये हम भी देखते हैं और आप भी देखते हो। हर स्कूल में 2 पेड़ होने चाहिए, 3 पेड़ होने चाहिए, लेकिन स्कूल में कमरे ही नहीं है तो पेड़ कहाँ से होंगे। तो ये भी बहुत सारी कहानियाँ हैं। हर जगह जो है गवर्नमेंट को लागू करना चाहिए नियम कानून, ताकि जो है ये पेड़ों की श्रृंखला जो है बढ़ पाए और प्रदूषण को रोका जा सके। आने वाले भविष्य बहुत खतरे में है। जनसंख्या जो है इसमें शिक्षा का उचित जो है वो नहीं है, ये भी एक प्रॉब्लम है। जनसंख्या शिक्षा की उचित व्यवस्था की जाए, ताकि जनसंख्या वृद्धि को बढ़ने से रोका जाए। और जनसंख्या जितनी बढ़ेगी उतना प्रदूषण बढ़ेगा, क्योंकि उसको रहने के लिए जगह चाहिए। तो जनसंख्या में शिक्षा जरूरी है कि बच्चे जो है आपके कम से कम हो, 1 से 2 बच्चे हों, जैसे कि परिवार नियोजन की बातें होती हैं, इन सभी चीज़ों को वहाँ पे धारण करना चाहिए। उसके अलावा जो है वाहनों में ईंधन से निकलने वाले धुओं को जो है समायोजित करना चाहिए, जिससे कम से कम धुआं जो है बाहर निकले, यानी कि फ़िल्टर्स का प्रयोग करना चाहिए। जो कि आते हैं फ़िल्टर्स, बहुत महंगे महंगे फ़िल्टर्स आते हैं, लोग लगवाते नहीं हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है ऐसे ईंधन के उपयोग की सलाह दी जाती है, जैसे कि सीएनजी हम लोग यूज़ करें, ताकि हमारा जो प्रदूषण है वो कम हो जाए, है ना। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बच्चों के पाठ्यक्रम में जो है इसके प्रति चेतना और जागरूकता फैलाने के लिए जो है पाठों को डालना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा जो है इसकी जानकारी जो है और इसकी हानिकारक जानकारियाँ सब कुछ जो है रेडियो, पत्रिका, दूरदर्शन से हमेशा देती रहनी चाहिए, ताकि आज नहीं तो कल एक दिन जो है दिमाग सबका खुले। इसके अथवा में जो है संवातन क्या है, तो किसी स्थान पर वायु के आने जाने यानी विसरित होने की क्रिया को संवातन कहा जाता है, यानी कि वेंटिलेशन, ठीक है। यह एक प्रकार की व्यवस्था होती है जो किसी आवासीय स्थान, कार्य करने के स्थान आदि पर जो है विशेष रूप से की जाती है, ताकि वहाँ रहने वाले व्यक्तियों को शुद्ध वायु प्राप्त होती रहे। इस प्रकार की व्यवस्था के लिए जो है 2 बातों पर ध्यान दी जाती है या देना आवश्यक है। एक तो कमरे या उक्त स्थान की जो अशुद्ध वायु जो है वो बाहर निकलने की व्यवस्था हो, और दूसरा जो बाहर की शुद्ध वायु हो उसको कमरे के अंदर या उस स्थान के अंदर लाने की प्रक्रिया जो है स्पष्ट हो। तो खुले स्थान में तो जो प्रकृति है ना वो स्वयं ही वायु को शुद्ध और संतुलित रखती है, लेकिन जहाँ पर कंजस्टेड होता है, अंडरग्राउंड होते हैं, बहुत सारे सिनेमा हॉल, बाथरूम, इस तरह के जो एरियाज होते हैं जहाँ पे प्रॉब्लम होती है, वहाँ पर यहाँ पे संवातन, जिसको वेंटिलेशन बोलते हैं, उसका उपयोग किया जाता है। संवातन का सिद्धांत क्या है, तो ताप के बढ़ने से वायु हल्की हो जाती है, आपको पता है। और हमेशा जो ये वेंटिलेशन है दीवार के छत के पास में रहते हैं, यानी कि आप देखोगे कि आपके दरवाजे से ऊपर ही रहते हैं, क्योंकि आपकी गर्म वायु जो है वो ऊपर उठती है, और ऊपर उठने के बाद में जो कमरे की वायु जो है कमरे की वायु व्यक्तियों की श्वसन क्रिया के कारण जो है अशुद्धियाँ प्राप्त होने के साथ साथ जो है गर्म भी होती हैं, और वो छत की ऊपर उठती हैं, और अपेक्षाकृत जो है ठंडी तथा शुद्ध वायु जो है कमरे के नीचे स्थानों में रहती हैं। और गर्म होकर के जब कोई भी वायु जो है आवासीय स्थल से ऊपर की तरफ उठ करके जिस स्थान से खाली होती है, निकलती है, तो वो स्थान हमारा संवातन कहलाता है, ठीक है ना। इसी खाली स्थान को भरने के लिए जो है अतिरिक्त वायु जो है एक तरफ से जाएगी और दूसरी तरफ से वायु आएगी, तो वो वायु की आवश्यकता होती है। और इस सिद्धांत के तथ्य के आधार पर जो संवातन
की व्यवस्था की जाती है, यानी कि वेंटिलेशन की व्यवस्था की जाती है ताकि उत्तम संवातन के लिए कमरे में ऊपरी भाग में अशुद्ध वायु के लिए विसर्जन के लिए जो है रोशनदान होता है। आपके घरों में भी है, मेरे घर में भी है, सभी के घरों में, सभी स्कूलों में, सभी कार्यालयों में दिए जाते हैं। और नीचे वाले भाग में जो है शुद्ध वायु के प्रवेश के लिए जो है दरवाजा या खिड़कियां जो है वो होती हैं। तो इस तरह से एक तरफ से वायु जाती है और एक तरफ से वायु आती है। समझ गए होंगे आप तो आप आसानी से। इसके बाद में जो है कुपोषण किसे कहते हैं, इससे होने वाली व्याधियों के लक्षण हमें बताने हैं। तो कुपोषण एक ऐसी बीमारी है जिसमें व्यक्ति को उचित मात्रा में पोषण नहीं मिल पाता। इस क्वेश्चन को हमने पहले ऊपर भी डिस्कस किया था, वही चीज़ है, थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा क्वेश्चन दे दिया 6 नंबर का। तो यहाँ पे क्या है, पोषण नहीं मिल पाता और व्यक्ति के आहार में सभी पोषक तत्व जो है उचित मात्रा में उपलब्ध नहीं होते, जिससे क्या होता है उसका शरीर जो है कुपोषित हो जाता है, यानी किसी न किसी विटामिन की कमी से उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। और जो है बहुत सारे जो पोषक तत्व और अंगों से मिलकर के जो हमारा शरीर बना होता है, और इसमें अगर किसी चीज़ की कमी हो जाती है, किसी पोषक तत्व की कमी हो जाती है, तो उसी वजह से हमें कई बीमारियां होती हैं जिसे हम कुपोषण के नाम से भी जानते हैं। और किसी व्यक्ति को कुपोषण अगर होता है तो निम्नलिखित लक्षण महसूस होते हैं। शरीर कमजोर हो सकता है, खाने पीने का मन नहीं करेगा, थकान महसूस होगी, जो चिड़चिड़ापन है वो महसूस होगा, ध्यान किसी चीज़ में नहीं लगेगा, ठंड लग सकती है, उसके अलावा तनाव रह सकता है, शरीर का बेहद पतला हो जाना यानी कि वजन कम हो जाना, हाथ पैर का बहुत कमज़ोर हो जाना, ठीक है, बार बार बीमार पड़ना, थकावट महसूस करना, घाव का जल्दी से नहीं भरना, सांस लेने में कठिनाई होना, हार्ट फेल वगैरह हो जाना, ये सारे लक्षण जो है एक कुपोषित में पाए जा सकते हैं। उसके अलावा आप जो है कुपोषण होने पर जो है बच्चों में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ये तो हम किस में बात कर रहे हैं, ये व्यक्तियों में कुपोषण होने से क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, ये है व्यक्तियों में, यानी एडल्ट्स की बात कर रहे हैं जिसकी उम्र 15-16 साल से ऊपर है। लेकिन जो बच्चे हैं जो 15 साल से आयु से कम है उनके अंदर क्या होता है, या 10 साल से आयु से कम है, तो कुपोषण होने पर जो है बच्चों में निम्नलिखित लक्षण हो सकते हैं। शारीरिक और मानसिक विकास जो है उसमें कमी आ जाएगी, यानी कि उनका विकास जल्दी नहीं हो पाएगा, शरीर का वजन जो है वो नहीं बढ़ेगा, शरीर का वजन घटना शुरू हो जाएगा, थकान और ऊर्जा की जो है कमी बहुत महसूस होगी, चिड़चिड़ापन और रोते रहेंगे, तनावग्रस्त रहेंगे, खान पान सही से नहीं करेंगे, खेल कूद में उनका मन नहीं लगेगा, व्यवहार में उनके चिड़चिड़ापन, गड़बड़ी हो जाएगी, बौद्धिक विकास नहीं होगा, समझ की क्षमता उनकी खत्म हो जाएगी, उसके अलावा जो है सीखने में भी कुछ भी तकलीफ हो जाएगा। तो इस तरह की पूरी प्रॉब्लम्स जो हैं आती हैं। तो आपको मेरे हिसाब से पूरा का पूरा पेपर अभी का भी याद हो गया होगा। इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करिए, काफ़ी मेहनत लगी इसको बनाने में, साथ ही साथ आपको इतना सब कुछ समझाने में। अगर मैं डायरेक्ट कहता कि 34 नंबर का आंसर देख लो भैया ये है और इसको पढ़ लेना, तो इस तरह से आपको मज़ा नहीं आता। तो आशा करता हूँ इस वीडियो को शेयर करेंगे और मैक्सिमम कमेंट करिए, मैक्सिमम शेयर करिए, सभी स्टूडेंट कमेंट करिए, सभी स्टूडेंट शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। और प्लेलिस्ट आपके सामने यहाँ पे आ रही है, उस प्लेलिस्ट को जरूर देख लें, उसमें सारे सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे।